एपिसोड स्टार्टिंग में हम मिंग को देखते हैं। मिंग उस लैब के अंदर होता है। मिंग के साथ में ग्रिफिन भी है। मिंग ग्रिफिन से कहता है, मैंने लिमिट टाइप अटैक के बारे में टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को बता दिया है। इसी पावर को यूज़ करके मैंने उन्हें हराया है। लेकिन खास बात क्या है, वो लोग मेरे से हारने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि मैं उन्हें लिमिट टाइप के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उन्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाऊंगा भी। ये सुनने के बाद में वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो सबके सब इस स्किल को सीखना चाहते हैं और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। सबको ये स्किल आनी चाहिए। आगे जाकर जब किसी मोस्टर से फाइट होगी तो वो बहुत काम आएंगे। ये सबके लिए अच्छा ही होगा कि सबके सब इस स्किल को जाने और इससे ताकतवर बने। ये सुनो ग्रिफिन कहती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये थोड़ा कम सही है? मेरा मतलब मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के पास में एक पॉइंट था जिससे वो टेमर कोर्स के स्टूडेंट से आगे निकल सकते थे। अब तुमने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को भी ये सिखा दिया है वो हमारे दुश्मन है। ऐसे राइवल्स की पावर को बढ़ाना क्या तुम्हें सही लगता है? कहता है, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सबके सब हमारे दोस्त है। अगर कोई दुश्मन है तो वह है मॉन्स्टर्स। उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अगर मुझे किसी की पावर बढ़ानी पड़े तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो क्या, ये हर कोई को करना चाहिए। मॉन्स्टर से फाइट करनी है केवल, बाकी आपस में किसी भी तरह की फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है जब वो लिमिट टाइप अटैक स्किल को सीखेंगे तब उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और इस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यही सब बातें करने के बाद में मिंग उस लैब से बाहर निकलता है और उस कॉलेज के अंदर कहीं पे चलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। बगल में एक जंगल होता है। शेन चलते हुए सोचता है, मैंने उस लड़की वू के लिए कुछ मैसेजेस छोड़े थे। मुझे नहीं लगता वो उन मैसेजेस को समझ पाई होगी। मैंने उस मैसेज में उससे कहा था कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मैंने भी कितनी अजीब सी हरकत की है। वो इतने टाइम जंगलों में रहती है, वो मेरे मैसेज को कैसे समझ पाएगी? मिंग ये कह रहा होता है तो मिंग को आसपास में कोई अजीब सा एहसास होता है। मिंग कहता है वो समझ चुकी है और मुझे पता चल चुका है वो यहीं कहीं आसपास में है। अब सब कुछ शुरू होने वाला है। ये कहते मिंग जोर से चलता है और बगल वाले जंगल के अंदर घुस जाता है और इधर से उधर पेड़ों के ऊपर कूदने लगता है। फिर हम देखते हैं मिंग के कोट में काफी सारी कीलें होती है। मिंग उन्हें फेंकते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, तुम भाग के छुप सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए मिंग जब एक दिशा में उन कीलों को फेंकता है तो वो दिशा बिल्कुल सही होती है। वहीं पर पेड़ों के एक पीछे वो छुपी हुई होती है। वो जैसे ही उन कीलों को तरफ देखती है वो कूदती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन मिंग का निशाना पहले का ज्यादा सही होता है। मिंग ने इतनी सारी कीलें फेंकी होती है कि वो उन सबसे बच नहीं पाती। उनमें से एक कील वो के पड़ जाती है और उसे खून बहने लगता है। इसके बावजूद भी वो जल्दी से उसको संभालती है और कहीं और जाके छुप जाती है। मिंग को खून की स्मेल आने लगती है। मिंग कहता है, मुझे खून की स्मेल आ रही है, अब तुम भाग नहीं सकती हो। ये कहते हुए मिंग फिर से भागने लगता है और फिर उस जगह पे आता है जहाँ पर वो कील आई होती है। इधर उधर देखने लगता है और फिर सोचता है, ये लड़की वो गई कहाँ? मुझे खून की स्मेल तो यहीं से आ रही है। अभी एकदम से मिंग को एहसास होता है कि वो किसी चाल के अंदर फंस चुका है। मिंग कहता है, ये एक जाल है, मुझे पता चल चुका है। ये कहते हुए मिंग पीछे की तरफ देखता है। पीछे की साइड से वो का वो बड़ा सा भेड़िया मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। मिंग सही टाइम पर साइड में होकर उस भेड़िए के अटैक को डॉज करता है। उस भेड़िए के पंजे के अंदर एक अजीब सा पॉइजन लगा होता है। उस भेड़िए का पंजा सीधे पेड़ की टच होता है और पेड़ के अंदर भी वो पॉइजन फैल जाता है। ये देखकर मिंग कहता है, रॉट क्लो, काफी अच्छा अटैक था। इसी समय मिंग के ऊपर दूसरा अटैक होता है। वो भी वहां पर आ जाती है। वो मिंग के ऊपर नीचे की तरफ आने लगती है और मिंग के ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है। मिंग इस वाले अटैक को भी डॉज करता है और फिर उछल के एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है, तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया था? वो कहती है, हाँ मिलना ही था, तुमने 10 से ज़्यादा मैसेज भेजे थे। मिंग कहता है, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें लिमिट टाइप अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर तुम इसे सीख जाओगी तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। अभी तुम वैसे भी टेमर कोर्स की सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो। इस अटैक मोड को सीखने के बाद में तुम और भी ताकतवर हो जाओगी, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाओ। ये सुनकर वो एक बार खुश होने लगती है। वो सोचती है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग। फिर वो को एकदम सोच आता है। वो सोचती है, तुम मुझे केवल बहला रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें खाने के बाद में मैं वैसे भी खुद से ही अपने बल पर इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाऊंगी। मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद में वो और उसकी बड़ी सी बिल्ली दोनों के दोनों एक साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो पहले मिंग के पास पहुंचती है। मिंग वो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर रखता है और फिर वो से कहता है, तो तुम इसे इस तरह से करना चाहती हो तो अब ऐसे ही करते हैं। इसी समय वो बिल्ली भी मिंग के पास पहुंच जाती है और मिंग पर अटैक करने लगती है। मिंग तुरंत वो के ऊपर से उछल जाता है और वो के ऊपर होते हुए अपने कोट को खोल देता है और फिर जमीन पर गिरने लगता है। इसी समय मिंग की बॉडी के आसपास में काफी सारे ब्लेड उड़ने लगते हैं जिन्हें मिंग अपनी पावर से उड़ा रहा होता है। इस टाइम पर मिंग का कोट वो के ऊपर ही रह गया होता है। वो चिल्लाए कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते हुए वो अपने हाथों को जोर से घुमाने लगती है और मिंग के कोट को फाड़ देती है। फिर मिंग अपने हाथों में अपने कई सारे ब्लेड्स को पकड़ता है और फिर वो से कहता है, वो कैसा लग रहा है अपने से ताकतवर से फाइट करके? मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें यह अटैक मोड सिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है।
लो इस अटैक को संभालो। ये कहने के बाद मिंग जोर से लगता है लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर। ये कहते हुए मिंग अपने हाथों सामने की तरफ करता है। ऐसा करते ही मिंग के हाथ में जितनी भी ब्लेड्स होती है वो एक साथ वू और उस बिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वू और उसकी बिल्ली दोनों उछलकर इस अटैक को डॉच करते हैं, लेकिन वो जिस पेड़ के ऊपर होता है उस पेड़ के ऊपर एक ही झटके में कई सारे कट पड़ जाते हैं। ये सब कुछ उस ब्लेड के कारण हुआ होता है। तभी वो बिल्ली अपनी पूंछ से मिंग की पीठ के ऊपर अटैक करती है। मिंग उसे देख लेता है और उस पूंछ के ऊपर ही अपनी लात मारने लगता है। इस टाइम पर मिंग का पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है। इसी समय वो चिल्लाए कहती है यही सही मौका है, आगे बढ़ो। ये कहते हुए वो मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग वू को देख लेता है और अपने पाँव को वापस से घुमा देता है और फिर जोर चिल्लाता है लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर अगेन। ये कहते हुए मिंग जब अपनी लात को जोर से घुमाता है तब मिंग के पाँव में से उन सारी पिंस को निकलती है और वो सारी कीलें एक साथ वू के लगने लगती है। वो एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेती है, जिसकी वजह से वो कीलें वू की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। लेकिन फिर भी मिंग की कीलों का वू के ऊपर काफी असर होता है। इनकी कीलों की वजह से वू की बॉडी के ऊपर बार बार से कट लग जाते हैं और थोड़ा सा खून बहने लगता है। इसके बाद में वो खुद के खून को चाटने लगती है। मिंग वू से कहता है तुम्हारा वो रॉट क्लो ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये सुनकर वू को गुस्सा आता है। वो सबसे पहले अपना टॉप उतार देती है और फिर उसने जो पहना होता है उसको फाड़ने लगती है। मिंग चिल्लाए कहता है रुको, ये तुम क्या कर रही हो। वो चिल्लाए कहती है वही कर रही हूँ जो तुमने भी किया था, क्या केवल तुम ही अपने कपड़े उतार सकते हो। मिंग कहता है तो मैंने तो केवल अपना कोट उतारा था, जरूरी थोड़ा है पूरे कपड़े उतारे जाएं। रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है तुम इंसान बहुत अजीब हो, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, चलो फाइट कंटिन्यू करते हैं। वो के इतना कहने के साथ ही वापस से फाइट शुरू हो जाती है। वो और उसकी बिल्ली इस बार एक स्ट्रेटजी बना के अटैक करता है। वो जल्दी से कूदकर मिंग के सामने जाती है और वो की वो बिल्ली पेड़ के ऊपर कूदते हुए मिंग के पीछे जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने साइड से मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर मिंग कहता है मुझे ऐसे किसी अटैक की उम्मीद थी। ये कहते हुए मिंग का भी पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है जो कि पीछे की साइड से आ रही होती है। इसी समय सामने की साइड से वो बहुत तेज रफ्तार से मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग कहता है ये इतनी तेज कैसे है। वो जोर से चिल्लाती है अब इसे खाओ, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते हुए वो अपने हाथों के अंदर कोई पावर इकट्ठा करने लगती है और काफी तेजी से मिंग के पास में आने लगती है, लेकिन अटैक एंगल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। वो का अटैक मिस हो जाता है और वो मिंग के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाती है। इससे मिंग थोड़ा सा चौंक जाता है। मिंग सोचता है ये क्या हो रहा है। मिंग की नजर एक जगह पर टिक जाती है, तभी मिंग को एकदम से होश आता है। मिंग अपने पैरों के बाहर है। मिंग अपने पैरों के सहारे एकदम से घूम जाता है और वो जमीन पे गिरने लगती है। मिंग सोचता है बहुत ज्यादा करीब था। ये सोचते हुए मिंग अभी भी उसी दृश्य के बारे में सोच रहा होता है जो उसने अभी देखा। मिंग के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी फीलिंग दिखाई दे रही होती है। ये देखकर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, फाइट के अंदर सीरियस रहो, मैं तुमसे फाइट करने आई हूँ। मिंग कहता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इस टाइम पर मुझसे सीरियस कोई भी नहीं होगा। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं मिंग एक पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ है। उसके चेहरे के ऊपर काफी अजीब सा एक्सप्रेशन है, जिसे देखकर वो मिंग से कहती है तुम ऐसा अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो, हम यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, थोड़ा फाइट के अंदर सीरियस हो जाओ। मिंग कहता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मुझसे ज्यादा सीरियस इस टाइम पे कोई भी नहीं होगा। इसी समय मिंग जो कि उल्टा लटका हुआ है उसे कपड़ों के अंदर से एक बंदूक दिखाई देने लगती है। वो उस बंदूक को देख लेती है और खुश होते हुए अपने मोस्टर को इशारा करती है। वो का मोस्टर उस तरह को समझ जाता है। फिर वो दोनों मिंग के आसपास में भागते हैं और दोनों साइड से मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। मिंग इस टाइम पर उल्टा लटका हुआ होता है। मिंग कहता है ये सही नहीं है, मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसके बावजूद भी तुम दोनों अलग अलग साइड से मुझ पर अटैक कर रहे हो। वो ये सुनती है लेकिन उसका इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो और उसका मोस्टर मिंग की ओर मुक्का मारते हुए मिंग के पास से उस बंदूक को लेने की कोशिश करते हैं। तभी मिंग एकदम से एक स्पेशल स्किल यूज करता है, जिससे मिंग के आसपास में एक बड़ी सी फोर्स फील्ड बन जाती है। इस फोर्स फील्ड के कारण वो और उसका मोस्टर दोनों मिंग से दूर उछल जाते हैं। इसके बाद मिंग उन दोनों से कहता है अब आ जाओ, अब मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो का मोस्टर मिंग की तरफ उछलता है और वो खुद मिंग की तरफ नीचे की तरफ आने लगती है। मिंग अपने दोनों हाथों के अंदर पावर इकट्ठा करता है और फिर कहता है डबल ड्रैगन रोर। ये कहते हुए मिंग दोनों साइड में अपनी पिंस को लॉन्च कर देता है। पिन सीधे जाकर वो और उसके मोस्टर की टकराती है, लेकिन इससे भी वो रुकते नहीं है। वो उन पिंस को सहन करते हुए मिंग की तरफ आते रहते हैं। इसके बाद मिंग जोर से एक बैकफ्लिप मारता है, जिससे मिंग हवा में वो और उसके मोस्टर के बीच से हट जाता है और एक ही साथ में उन दोनों के अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद मिंग जल्दी से अपनी बंदूक को बाहर निकालता है और उससे वो के मोस्टर के ऊपर एम करने लगता है। तभी वो भाग के मिंग के पास में आती है और मिंग के ऊपर एक जोर से लात मारती है। वो की लात बिल्कुल सही तरह से मिंग के ऊपर पड़ जाती है। मिंग पूरी तेज रफ्तार से जमीन पर गिरने लगता है। जैसे मिंग जमीन पर गिरता है, जमीन के ऊपर एक खड्डा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिंग वापस से खड़ा होता है। तभी वो का मोस्टर मिंग के पास में आता है और मिंग के पीछे एक जोर से अटैक करता है। मिंग इस टाइम पर भी उछल के इस अटैक को डॉच करता है। मिंग इस अटैक के बाद में खुद को संभाल ही रहा होता है। इसी समय उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है। पीछे के साइड से मिंग की गर्दन के ऊपर कोई बहुत खतरनाक सी आगे चुप जाती है, जिससे मिंग की गर्दन में से खून बहने लगता है। मिंग जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो मिंग के सामने आती है और मिंग से कहती है तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है,
मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खतरनाक अटैक नहीं किया था कि तुम इस तरह से बेहोश हो जाओ। तुम्हारे इस नाटक के अंदर मैं फंसने वाली नहीं हूँ। जब मिंग ये सुनता है तो मिंग सच में खड़ा हो जाता है। मिंग की गर्दन में से अभी भी खून तो बह रहा होता है। मिंग वू से कहता है, तुम एक बहुत शानदार फाइटर हो। तुम्हें पता था मैं अपनी गन से तुम्हारे मॉन्स्टर के कंट्रोल के ऊपर फायर करने वाला हूँ, इसलिए तुमने पहले उस गन को नष्ट कर दिया। और उसके बाद में तुम्हारा ये आखिरी वाला अटैक बिल्कुल शानदार था। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि कब तुमने मुझ पर अटैक किया और मेरे को बिल्कुल समझने का मौका नहीं मिला। तभी वो कहती है, तुम एक सुपर बिग बनना चाहते हो, इसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर इतना छोटा सा अटैक भी इतनी बुरी तरह से घायल कर गया। इस तरह से तुम कैसे सुपर बिग बनोगे? मिंग कहता है, पहले हम इस फाइट पे फोकस कर लेते हैं, अभी जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। वो कहती है, तभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैंने तुम पर अटैक किया है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तुम मरोगे नहीं। मिंग कहता है, मैं अपनी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए खुद की जान को बचाना जरूरी है। ये कहते हुए मिंग अपनी गर्दन पे से एक्स्ट्रा स्किन को हटाता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वो सोचने लगती है, ये सब क्या है? मैंने इसके ऊपर गर्दन पे अटैक किया था, इसने गर्दन के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा स्किन बनाकर मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तभी अचानक से वो की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। वो एकदम से जमीन पे गिर जाती है। वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ। वो ये कह रही होती है, तभी उसका मुंह हिलना ही बंद हो जाता है। मिंग वू से कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये स्किन जो तुमने अभी मेरे पास में देखी, ये एक स्पेशल स्किल है। इस स्किन का यूज़ करने से जहर का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और रही बात तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल एंटीडोट छिड़का है जो कि नॉर्मली तो जहर काटता है, लेकिन किसी इंसान की बॉडी पे डाल दे तो उसकी बॉडी काफ़ी टाइम तक एक जगह पर स्टक हो जाती है। ये कहते हुए मिंग एक और बोतल को बाहर निकालता है और उससे एक इंजेक्शन को भरकर उस इंजेक्शन को वू को लगा देता है और उससे यही कहता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम मरोगी नहीं। एक बार सोने के बाद में कल तक तुम पक्के तौर पर ठीक हो जाओगी, तुम्हारी पूरी बॉडी बिल्कुल सही तरह से काम करने लगेगी। इस समय वो मिंग को देख रही होती है। धीरे धीरे वो की आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो मिंग के पास आके बैठ जाता है और उसे कहने लगता है, वो तुम बहुत कमाल की हो, ये फाइट काफ़ी अच्छी थी। मिंग ये कह ही रहा होता है तभी पीछे की साइड से वो का वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग उस मॉन्स्टर को देख लेता है और उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। इसके बाद में मिंग रुकता नहीं है। मिंग कई सारे मुक्के उस मॉन्स्टर को मारता जाता है और फिर कहता है, तुम्हारी टेमर बेहोश हो चुकी है, इस वजह से तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए। मिंग ये कहता जाता है और उस मॉन्स्टर को मारता जाता है। एक आखिरी मुक्का मारने के बाद में वो मॉन्स्टर भी वू के पास में जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर मिंग वू को देखता है और फिर सोचने लगता है, इसने अपना टॉप उतार के फेंक दिया था, मुझे उसे वापस फैला देना चाहिए और फिर उसके बाद में इसे इसकी क्लास के मेंबर्स के पास में लेके जाके छोड़ देना चाहिए। इसको ऐसे यहीं पर छोड़ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर मिंग वू को उठा लेता है और वू के मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर उसे घसीटने लगता है और फिर चलते हुए जाने लगता है। मिंग चलते हुए कहता है, मुझे पता है इसे कहाँ पर छोड़ना है, शुआंग मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं इसे उसके हवाले कर दूंगा, इसके बाद में वो देख लेगा इसको कहाँ रखना है। इसके बाद में हमें पता पड़ता है ये 2 एपिसोड जो कि अभी हमने देखे, ये दोनों के दोनों एक फ्लैशबैक थे। 3-4 एपिसोड पहले एक सीन में हमने देखा था मिंग ने वू को अपने कंधे पर उठा रखा था और उसे लेकर एक कैंटीन में आया था। मिंग ने वू की हालत ऐसी कैसे की थी ये इन 2 एपिसोड में बताया है। तो अब इसके आगे से जो अगला एपिसोड आएगा वो होगा प्रेजेंट टाइम में। रात हो चुकी है। मिंग ने उस लड़की वू को उस कैंटीन के अंदर छोड़ दिया है। फिर मिंग सड़क पे चल रहा है। वो चलते हुए अपने मोबाइल में देखते हुए सोचता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था, इन 1-2 दिनों से तो लगातार कितनी ज़्यादा फाइट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी के लिए अच्छा होगा मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मिंग सोचते हुए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर 2-3 लोग आते हैं। इनमें से एक का नाम एमे है जो कि एक सोल्जर है। जब एमे मिंग को देखता है तो अपने बाकी साथियों को वहाँ जाने के लिए कहता है। एमे के साथी बिल्कुल वैसे करते हैं, वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में एमे मिंग से बात करने लगता है। मिंग एमे से कहता है, मैंने सुना है तुम आर्मी में वापस जा रहे हो, तुम्हारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है। एमे कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, सिटी साइड पर एक छोटी सी फाइट हो गई है, मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर घुस रहे हैं। वैसे तो ये फाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर आज रात को ही आया है, इसलिए मैं अभी के भी वहीं जा रहा हूँ। इस काम के चक्कर में सारी छुट्टियाँ पूरी तरह से बेकार हो गई है। मिंग कहता है, तुम इतनी रात को जा रहे हो और कोई भी तुम्हें छोड़ने के लिए भी नहीं आया, कम से कम टीचर ग्रिफिन को तो तुम्हें छोड़ने के लिए आना ही चाहिए था। एमे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, आज का पूरा दिन ग्रिफिन टीचर जियानबो की लैब के अंदर थी, पूरे दिन वो वहीं पे बैठी रही और फिर जब शाम के टाइम पे वो बाहर निकली तब मैंने देखा जियानबो और ग्रिफिन एक सड़क पे घूम रहे थे, दोनों ने हाथ में हाथ डाल रखे थे। जियानबो तो बहुत ज़्यादा नर्वस था लेकिन ग्रिफिन काफ़ी आराम से चल रही थी। ये सुनकर मिंग भी खुश हो जाता है। मिंग कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? यही बात करते हुए दोनों हंसने लगते हैं। फिर एमी पास जाने लगता है और मिंग से कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ, जल्द ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में तुम्हें भी मेरे जैसे ही आर्मी के अंदर ज्वाइन होना है। मिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही हम दोनों साथ में मॉन्स्टर के साथ में फाइट करेंगे
उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। जब हम दोनों साथ में उन मॉन्स्टर्स में फाइट करेंगे तब कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। मिंग के इतना कहने के साथ ही एमी वहां से चला जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लैब का सीन दिखाते हैं, जिस लैब के अंदर एक मशीन रखी होती है। मशीन के अंदर मिंग लेटा हुआ होता है। तभी वो मशीन अपने आप खुलती है। मिंग उसके अंदर से बाहर निकलता है और सोचने लगता है टीचर जियांग को गए काफी टाइम हो चुका है। टीचर जियांग टीचर ग्रिफिन के साथ में कहीं गए थे, उनको कई घंटे हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये सोचते हुए मिंग अपना मोबाइल उठाता है और फिर आगे सोचता है मुझे एक बार उनको मैसेज कर देना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो जल्दी से जल्दी लैब में पहुंचे। ये सोचते हुए मिंग जब अपना मोबाइल देखता है उस मोबाइल में पहले से एक मैसेज आया होता है जो कि मिंग के किसी क्लास टीचर का है। उस मैसेज के अंदर लिखा है मार्शल कोर्स के सभी स्टूडेंट अनाउंसमेंट एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएं। आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आई है जो अभी के अभी करना जरूरी है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम उस अनाउंसमेंट एरिया का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। मिंग अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। वहाँ पर एक लड़का सभी स्टूडेंट्स को मिंग के खिलाफ भड़का रहा होता है। वो उन सबसे कह रहा होता है क्या तुम सभी को पता है कल जो टेस्ट हुआ था जिसमें मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स की फाइट टेमर कोर्स के स्टूडेंट के साथ में हुई थी, उसके अंदर हम हार गए थे। उस हार की वजह से हम सबके सब बहुत ज्यादा दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का मिंग जिस सोसिस कोर्स के अंदर चला गया था, वहाँ पर उसका कुछ साथी है। मैंने कहीं से सुना है वो सिस्टर निंग को जानता है, उनसे मिलने के लिए वो वहाँ पे गया था। दूसरा स्टूडेंट कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। डुआन कहता है इसमें बड़ी बात है, वो केवल सिस्टर निंग से मिलने के लिए नहीं गया, वहाँ पर टेमर कोर्स के भी काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो लड़का टेमर कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहता है। बस कुछ दिन और उसके बाद में वो मार्शल कोर्स को छोड़ देगा और टेमर कोर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है वो टेमर कोर्स की सेलिब्रेशन पार्टी के अंदर भी गया था। इससे तो ये साबित होता है वो टेमर कोर्स की जीत से बहुत ज्यादा खुश है। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ वो मार्शल कोर्स को जल्दी छोड़ देगा। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो डुआन से कहता है तुम्हारे सोर्सेज तो काफी ज्यादा ऊपर तक है, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं मार्शल कोर्स को छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें पहले पता चल गया। डुआन पीछे मुड़कर देखता है ये मिंग है। डुआन मिंग को देख कहता है मिंग तुम आ गए, हम यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हम सभी को पता चल चुका है तुम मार्शल कोर्स को छोड़ रहे हो और इसी रिलेटेड तुमने सीनियर डिंग से भी अच्छी तरह से बात कर ली है और यहाँ तक कि तुमने तो टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स के हक में भी अच्छी तरह से बात कर ली है। मैंने सुना है वो भी तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिस्टर निंग से मिलने के लिए गया था क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ काम था और मैं टेमर कोर्स के स्टूडेंट से मिला क्योंकि उन्हें भी मुझसे काम था। मैं बिल्कुल भी टेमर कोर्स को कभी भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा मार्शल कोर्स के अंदर ही रहूंगा। ये सब तुमसे कौन कहता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ये कहते हुए मैं सोच रहा होता है डुआन अभी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उस फर्स्ट टेस्ट के अंदर मैंने इसके प्लान को पूरी तरह से खराब कर दिया था, इसलिए किसी भी तरह से मेरे से बदला लेना चाहता है, मेरी यहाँ पर इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तभी डुआन कहता है चलो ठीक है मान लिया तुम टेमर कोर्स को ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो फिर बताओ तुम टेमर कोर्स की मदद क्यों कर रहे थे। टेमर कोर्स मार्शल कोर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम उन्हीं की मदद कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है। जब इस बात को आसपास के स्टूडेंट सुनते हैं तो सब भी मिंग की बुराई करने लगते हैं। उनमें से कहता है हाँ डुआन बिल्कुल सही कह रहा है, मिंग को बिल्कुल भी टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और अब तो मैं भी पूरी तरह से श्योर हूँ ये जल्दी मार्शल कोर्स को छोड़ देगा और टेमर कोर्स को ज्वाइन कर लेगा। मिंग कहता है यहाँ पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, टेमर कोर्स के स्टूडेंट बीस्ट नहीं है, वो सबके सब हमारी तरह इंसान है, वो सब खुद को ताकतवर बनाकर हम सभी को बचाने वाले हैं, इसलिए एक तरह से उनकी मदद करके मैं अपनी मदद ही कर रहा हूँ। मैं टेमर कोर्स या मार्शल कोर्स किसी भी स्टूडेंट को अपना दुश्मन नहीं समझता हूँ। मिंग की इस बात को सुनकर जो स्टूडेंट अभी मिंग की बुराई कर रहे होते हैं वो वापस से मिंग की तारीफ करने लगते हैं। उनमें से कहती है हाँ ये कारण काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा कहता है हमने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, अब ये लड़का मिंग कह रहा है तो मुझे भी लग रहा है ये सही है, हम बेकार में एक कंपटीशन की हार जीत को अपनी दुश्मनी से जोड़ रहे हैं। तभी डॉन चिल्लाए कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुमने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की मदद की है, इसका मतलब तुम गद्दार हो। ये सब कुछ पहले से पूरी तरह से डिफाइन था, मार्शल कोर्स टेमर कोर्स का दुश्मन है, इसलिए मार्शल कोर्स किसी भी स्टूडेंट को टेमर कोर्स की मदद नहीं करनी चाहिए। तुम बेकार के ये एक्सक्यूज देकर और अपनी बातों में फंसाकर खुद को इस सबसे बाहर नहीं निकाल सकते हो, तुमने गलत किया है। जब डुआन ये कह रहा होता है तभी अचानक से पीछे की साइड के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। जब डुआन अपने सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स को इतना डरा हुआ देखता है तो खुद ही थोड़ा डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे के साइड वो खड़ी होती है, वो के साथ में उसका मॉन्स्टर भी होता है। सारे स्टूडेंट वो को देख के डर रहे होते हैं। डुआन वो को देख के चिल्लाए कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये मार्शल कोर्स का एरिया है, अब क्या तुम फिर से हमें काटने की कोशिश करने वाली हो। तभी एकदम सभी स्टूडेंट पीछे की तरफ घुसक जाते हैं। उनमें से कहता है देखो ये तो वो है, वो के साथ में उसका मॉन्स्टर भी है, सबसे पीछे हट जाओ, पता नहीं कब ये किसी के ऊपर अटैक कर दे। दूसरा स्टूडेंट बोलता है इससे डरने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पर इतने सारे हैं, अगर इसने हमें से एक बार भी अटैक किया तो हम सारे मिलकर इस पर अटैक कर देंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एरिया है। तभी डुआन भी वो के ऊपर चलने लगता है, वो बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
वो इन सब की बातों को फुर्ती से इग्नोर करती है और मिंग की तरफ बढ़ने लगती है। डुआन अभी भी लगातार कुछ ना कुछ चिल्ला रहा होता है। तभी मिंग वू से पूछता है, वू तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मिंग की तरफ उसका वो कोट पकड़ाती है जो कि उसने पिछली लड़ाई के अंदर फाड़ दिया था। उसे कहती है, ये कपड़ा तुम मेरे पास में छोड़ गए थे। वू की इस बात का कि तुम अपने कपड़े मेरे पास में छोड़ गए थे, इसका सभी स्टूडेंट्स कुछ अलग ही मतलब बना लेते हैं और बहुत अलग ढंग से वू और मिंग को देखने लगते हैं। तभी वो थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, पिछली बार उस जंगल के अंदर जब हमारी फाइट हुई थी मैंने इसको फाड़ दिया था। इसके बाद में वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और आगे कहती है, वैसे तो मुझे अच्छे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने इसे दोबारा से सिल दिया है। ये सुनकर उन स्टूडेंट्स का रिएक्शन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। मिंग भी सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, इसको ये सब बात इतना शर्माते हुए कहने की क्या जरूरत है। इसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। इतनी छोटी सी बात को ये बिल्कुल नॉर्मली भी कह सकती थी और अभी भी इसको देख के लग रहा है ये कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। तभी वो मिंग के पास में आती है और मिंग के हाथ में जबरदस्ती उसका कोट पकड़ा देती है और फिर मिंग के हाथों पकड़कर अपने सर पे रख देती है। मिंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ होता है। मिंग सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। तभी मिंग एकदम से अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेता है और फिर वो के हाथों पकड़ लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए वहां जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम मिंग और वू को थोड़ा दूर कहीं पे देखते हैं। मिंग वू से कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? क्या ये तुम्हारा कोई तरीका है मुझसे बदला लेने का? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक कल्चर है जिसे लेपर्ड्स फॉलो करते हैं। एक लेपर्ड जब किसी दूसरे लेपर्ड को अपने सर पे हाथ लगाने देता है तो इसका मतलब है वो लेपर्ड उस दूसरे लेपर्ड के सामने अपना सरेंडर कर रहा है। ये सुनकर मिंग कहता है, ये तो लेपर्ड्स का कल्चर होता है, तुम इसको फॉलो क्यों कर रही हो? लेपर्ड्स मॉन्स्टर है और तुम ह्यूमन हो। तभी मिंग को एकदम से कुछ याद होता है। मिंग बहुत चौंक जाता है और वो से पूछता है, मैंने लेपर्ड से कल्चर के बारे में सुना है, जब कोई एक लेपर्ड किसी दूसरे लेपर्ड के सामने सरेंडर करता है तब दूसरा लेपर्ड उस पहले वाले लेपर्ड को मार देता है और उसे खा जाता है। क्या तुमने भी ऐसा किया है? तुमने यहाँ पर आने से पहले एक लेपर्ड को खाया है? ये सुनकर वो ना अपना सर हिला देती है। ये सुनकर मिंग थोड़ा नॉर्मल होता है। तभी वो कहती है, न केवल एक, मैंने 2 बीस्ट खाए हैं। एक लेपर्ड वो था जिसको खाने के बाद में मैं किंग बनी थी और दूसरा लेपर्ड वो था जो कि मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उसे भी मारने के बाद में मैंने खा लिया। ये सुनकर मिंग कहता है, ये कैसा अजीब सा कल्चर है, अगर तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया जाए या फिर तुमसे फाइट की जाए, दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है, फिर इस सबका फायदा क्या है? वो कुछ सोचती है और मिंग से कहती है, बिल्कुल फायदा है, मैंने तुम्हारे कपड़े सिल दिए। अब मिंग के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। वो अपने ओरिजिनल आवाज में हुलुलु करके कुछ चिल्लाने लगती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं ग्रिफिन उन सभी स्टूडेंट्स के सामने एक अनाउंसमेंट कर रही है, जिस अनाउंसमेंट को करने के लिए पिछले एपिसोड के अंदर इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था। ग्रिफिन कहती है, जैसा कि कल आप सबने देखा था, कल एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स और टेम्बल कोर्स के स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। भले ही उस कॉम्पिटिशन के अंदर मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स हार गए हों, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स ने जिस तरह से फाइट की थी वो फाइट बहुत शानदार थी। इसी वजह से हमारे कोर्स से 29 स्टूडेंट्स को आगे की फाइट में जाने का मौका मिला है। अब मैं आप सभी को उन 29 स्टूडेंट्स के नाम बताना चाहूँगी। सबसे पहला नाम है सोनिया का, सेकंड सीफेंग, थर्ड जियान रुई, फोर्थ डॉन लिन और मेंग चाओ। जैसे मेंग का नाम होता है वो सारे स्टूडेंट जोर चलाने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का मेंग तो उस कॉम्पिटिशन में पार्ट भी नहीं लिया था, बल्कि उस दिन तो ये रिसोर्सेज कोर्स के अंदर घूम रहा था। अगर वो वहाँ पर ना घूम के मार्शल कोर्स के अंदर होता तो हमारी मदद हो सकती थी, लेकिन ये वहाँ पर नहीं आया। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हमारे कोर्स की तरफ से मेंग चाओ आगे की बैटल के लिए जाए। इससे अच्छा अब किसी और को भेज दीजिए, कम से कम वो फाइट तो करेगा। इस लड़के मेंग चाओ की तरह नहीं जो अपने दुश्मनों को सपोर्ट करता है। इसी समय डुआन मिंग से बात करता है, तुमने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था, इसके बावजूद भी आगे की बैटल्स के अंदर तुम्हें लिया जा रहा है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है, तुम काफी ऊपर तक लोगों को जानते हो। उन्हीं लोगों की सिफारिश की वजह से तुम्हें आगे की बैटल में लिया जा रहा है। इसी समय टीचर ग्रिफिन उन सभी को शांत करने लगती है और उनसे कहती है, सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। मार्शल कोर्स के डीन और हाईएस्ट टीचर्स ने इस लिस्ट को डिसाइड किया है। अब कोई भी नाम इधर से उधर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी को एक मौका दिया जाता है। जो स्टूडेंट इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो सभी स्टूडेंट भी खुद ही काबिलियत साबित कर सकते हैं। उनको बस उन स्टूडेंट के अंदर फाइट करनी है जो कि इस लिस्ट के अंदर है। अगर लिस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको हरा देते हैं तो जगह रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाता है। जिसको लगता है वो इस लिस्ट के अंदर आने के काबिल है, वो अपनी फाइट करके खुद का नाम इस लिस्ट के अंदर लेके आ सकता है। पहला नियम, जिस स्टूडेंट को चैलेंज किया जा रहा है वही स्टूडेंट उस फाइट के नियम, उस फाइट की जगह और उस फाइट का टाइम डिसाइड करेगा। चैलेंजर के पास में इनमें से किसी को बदलने का राइट नहीं होगा। सेकंड नियम, लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को केवल 3 बार चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट 3 बार चैलेंज के अंदर लगातार जीत जाता है तो चौथा स्टूडेंट उससे फाइट नहीं कर सकता। यानी पहली 3 फाइट, उसके बाद में स्टूडेंट को चौथी फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, उसका नाम लिस्ट के अंदर पक्का हो जाएगा। तीसरा और आखिरी नियम, दोनों स्टूडेंट जो ये फाइट करने वाले हैं उन दोनों को खुद के ऊपर एक अमाउंट लगाना होगा
जो स्टूडेंट हार जाएगा वो जीतने वाले को वो सारा अमाउंट दे देगा। इस अमाउंट को दोनों स्टूडेंट आपस में डिसाइड करेंगे। तभी मिंग एकदम से अपना हाथ उठाता है और कहता है मेरे को इस नियम के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना है। जिसमें ग्रिफिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो मिंग से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नियम बन चुके हैं, अब कोई भी नियम बदल नहीं सकता है। अगर तुम्हें किसी भी नियम से कोई भी दिक्कत है तो तुम अपनी जगह छोड़ सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है कि तुम इस लिस्ट के अंदर अपना नाम रखो ही। जैसे ही तुम हटोगे तुम्हारी जगह 10 स्टूडेंट और आ जाएंगे। तभी डॉन कहता है इस लड़के का हमेशा ऐसा ही है, इसको हर चीज से दिक्कत ही रहती है। तभी मिंग हंसते हुए ग्रिफिन से कहता है टीचर ग्रिफिन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने कहा हर स्टूडेंट केवल 3 बार फाइट कर सकता है, तो ये मुझे थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ मैं एक ही बार में 10 स्टूडेंट के साथ में फाइट करूँ, और साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट को चैलेंज करता हूँ जिनका नाम इन लिस्ट के अंदर है। क्योंकि मैंने एक स्पेशल स्किल सीखी है, मैं अपनी स्किल को सभी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ। इसलिए रूल्स के हिसाब से 10 स्टूडेंट्स एक साथ मुझसे फाइट करो। अगर मैंने 10 स्टूडेंट को हरा दिया तो हर एक स्टूडेंट मुझे अपने पास से 3000 मोस्टर कॉइंस देगा, और अगर तुम सभी ने मिलकर मुझे हरा दिया तो मैं सभी को 3000 मोस्टर कॉइंस दूंगा, यानी कि 30,000 मोस्टर कॉइंस। तुम सभी उसे आपस में बांट लेना। जब मिंग की इस बात को टीचर ग्रिफिन सोचती है तो वो सोचने लगती है मिंग ने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मिंग अकेले इन 10 स्टूडेंट्स को हरा पाए। मिंग की केवल 35 मेन वेसल्स ही ओपन हुई है, और मैंने ये भी सुना है मिंग ने कुछ सपोर्टिव वेसल्स को भी ओपन कर लिया है। लेकिन फिर भी इसकी मदद से वो इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा कि इन सभी स्टूडेंट्स को हरा पाएगा। फिर टीचर ग्रिफिन मिंग से कहती है मिंग एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें एक बात तो पता है ना, मार्शल कोर्स के टीसीबी टेस्ट के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट को मारने की परमिशन नहीं देते हैं। मिंग कहता है मुझे पता है, और आपका मुझे याद दिलाने का शुक्रिया। मैं इस सारे रूल्स का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मुझे अपनी लिमिट टाइप स्किल के ऊपर पूरा भरोसा है। फिर मिंग उन सभी स्टूडेंट से कहता है 10 स्टूडेंट्स जो कि मुझसे फाइट करना चाहते हैं आगे आ जाएं। ये सब डुआन मिंग के पास में आता है और उसे कहता है मिंग तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं वैसे भी तुमसे फाइट करना चाहता था, अब मेरे पास में मौका है, चलो फाइट शुरू करते हैं। ये सुनकर मिंग डुआन से थोड़ा दूर उछलता है, जमीन पे बैठता है और फिर कहता है अब तुम सब देखो एक फ्यूचर की टेक्निक को जिसका नाम लिमिट टाइप फ्लो है। इसको देखने के बाद में तुम सब भी इसके फैन हो जाओगे। ये कहते हुए मिंग अपनी स्किल यूज करने लगता है। चारों तरफ काफी तेज हवा चलने लगती है। डुआन सोचने लगता है ये सब क्या है, कितनी देर से लिमिट टाइप करे जा रहा है, ऐसी कैसी स्किल है ये जिसके ऊपर इसे इतना भरोसा है। तभी मिंग अपने हाथों में पावर इकट्ठा करके डुआन की तरफ बढ़ने लगता है। डुआन मिंग को आता हुआ देख लेता है। डुआन भी अपने हाथों में पावर इकट्ठा करता है और बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा कर लेता है। डुआन उस पूरी पावर के साथ में मिंग के मुक्का मारता है, लेकिन मिंग बड़ी सही से साइड में होकर इस तरह को डॉच करता है और डुआन के ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं करता। वो डुआन के पास से होते हुए बस भागते वहां चला जाता है। मिंग का अपने हाथों के अंदर पावर इकट्ठा करना वो भी पूरी तरह से एक दिखावा था। मिंग बस डुआन को दिखाना चाहता था कि वो मुक्का मारने वाला है, लेकिन मिंग का प्लान तो कुछ अलग ही है। डुआन मिंग को देखते रहता है। मिंग बिल्कुल भी डुआन की तरफ नहीं देखता, वो बस तेजी से वहां से भागता हुआ चला जाता है। किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता है मिंग कर क्या रहा है, इसलिए कोई भी मिंग के रास्ते में नहीं आता। कुछ ही सेकंड्स में मिंग काफी दूर निकल जाता है। डुआन और साइड स्टूडेंट्स खड़े खड़े मिंग को देख रहे होते हैं। तभी एकदम से डुआन को समझ में आता है अरे वो अपन को बेवकूफ बना रहा है, वो फिर से हमें ट्रिक करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ो। उसने हमसे अभी तक केवल इतना ही कहा है कि वो हमसे फाइट करेगा और हारने के बाद में हम सभी को 3,000 मोस्टर कॉइंस देगा, लेकिन उसने अभी तक ये बताया ही नहीं कि फाइट कब और कहां पर होगी। और मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है ये लिमिट टाइप फ्लो जो इतनी देर से कह रहा था वो सब के सभी एक नाटक था। ये सब केवल इसका एक प्लान है ताकि वो यहाँ से भाग पाए और वापस जाके कोई दूसरा अच्छा प्लान बना सके। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं। मिंग आराम से कहीं भी चल रहा होता है। मिंग सुपरफास्ट स्पीड से भागते हुए उन स्टूडेंट से काफी ज्यादा दूर आ गया है। मिंग हंसते हुए चलते हुए सोचता है मैंने डुआन और बाकी स्टूडेंट्स को कितनी बुरी तरह से बेवकूफ बना दिया। उनमें से किसी ने भी सोचा ही नहीं होगा कि मैंने अभी तक उनको टाइम और लोकेशन के बारे में नहीं बताया है, तो मैं फाइट करूंगा कैसे। जब मैंने वहां से भागना शुरू किया तो सबके सब कितनी बुरी तरह से चौंक गए थे। तभी मिंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मिंग देखता है ये मैसेज जियान बो का है। उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है मुझसे जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आके मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस मैसेज को देखकर मिंग का मुंह उतर जाता है। मिंग सोचने लगता है कितनी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है और उसके अंदर भी कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ काम बोला देता है। इसके बाद मिंग उस हॉस्पिटल की तरफ चलना शुरू करता है। रास्ते में मिंग को एक दुकान दिखाई देती है जिसका नाम प्लांट जनरल स्टोर है। इस दुकान के अंदर एक स्पेशल फ्रूट बकेट होती है जिसपे डिस्काउंट होता है। मिंग उसे खरीद लेता है और फिर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में मिंग को एक वीआईपी रूम दिखाई देता है जिसके बाहर पेशेंट का नाम लिखा है जियान बो। उस वीआईपी रूम को देखकर मिंग धीरे से अंदर की तरफ झाड़ी लगता है। तभी अचानक से कोई उसे कंधे पर आ सकता है और उसे कहता है मिंग तुम इस तरह से क्या देख रहे हो। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिंग कहता है कौन है। तो मिंग साइड में देखता है, साइड में जियान बो खड़ा है। मिंग कहता है अच्छा तो आप है, मैं देखा पता नहीं कौन आ गया। फिर मिंग जियानबो की तरफ वो फ्रूट बकेट पकड़ा देता है। जियानबो कहता है ये सब क्या है। मिंग कहता है देखिए ये सारे फ्रूट्स हैं, इसके अंदर ब्लू कलर के एप्पल है, पर्पल कलर के वाटरमेलन्स है
जियानबो कहता है इसमें केवल एक चीज है जो कि नॉर्मल है, ऑरेंजेस। ये दिखने में एकदम नॉर्मल जैसे ही लग रहे हैं। ये कहते हुए जियानबो उस ऑरेंज को उठाने लगता है, तभी अचानक से उस ऑरेंज का मुंह खुल जाता है और वो ऑरेंज जियानबो के हाथ पे काटने की कोशिश करता है। जियानबो जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ करता है और मिंग से पूछता है ये सब क्या है, ये ऑरेंज मुझे काटने की कोशिश क्यों कर रहा है। मिंग हंसते हुए कहता है ये सारे नॉर्मल फ्रूट्स नहीं है, इन सभी को प्लांट कोर्स के स्टूडेंट से बनाया है, मैंने इन्हें आपके लिए खरीदा है। इन सभी के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस है। ये सुनकर जियानबो मन ही मन मिंग को गालियां बकने लगता है और फिर मिंग से कहता है तुमने पहले खुद के लिए बहुत सारी मुसीबतें बढ़ा ली है और मत बढ़ाओ। मिंग कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने किसी के लिए भी कोई मुश्किलें नहीं बढ़ाई है, मैं केवल वही कर रहा हूँ जो कि एक स्टूडेंट करता है, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और उस प्रैक्टिस को फाइट करके चेक करना कि हमने कितना सीखा है। जियानबो कहता है तो तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हें पहले टेमर कोर्स के 10 स्टूडेंट और फिर उसके बाद में मार्शल कोर्स के 10 स्टूडेंट के साथ में फाइट करने की जरूरत नहीं थी। जब भी मिंग ये सुनता है मिंग और भी अच्छी तरह से हंसने लगता है। मिंग के मुंह पर एक केवल से स्माइल होती है जिसे देखो जियानबो कहता है इस तरह से हंसना बंद करो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हारी सरकत की वजह से पहले ही टेमर कोर्स के स्टूडेंट बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हो और अब मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स को भी तुमने नाराज कर दिया है। अगर तुम किसी तरह से इन फाइट्स में जीत भी जाते हो तो ऐसा हो सकता है इन दोनों कोर्स के सारे स्टूडेंट तुमसे एक साथ फाइट करने के लिए आ जाएं। जब सैकड़ों स्टूडेंट तुम्हें घेर लेंगे और पीटने की कोशिश करेंगे तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिंग कहता है तब के लिए भी मैंने एक सीक्रेट अटैक बचा के रखा है, मैं वहां से भाग जाऊंगा। लिमिट फ्लो अटैक मोड स्पेशली इसी के लिए है ताकि हम जल्दी से जल्दी भाग जाएं, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं मिंग टीचर जियानबो से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर आया हुआ है। जियानबो मिंग से कहता है मिंग तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, तुम्हें सभी लोगों को लिमिटेड फ्लो के बारे में नहीं बताना चाहिए, इस तरह से तुम्हारा शो ऑफ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिंग कहता है मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी को बता रहा हूँ लिमिटेड फ्लो कितना शानदार है और उन सभी को इसे सीखने के अंदर अपना टाइम देना चाहिए। जियानबो कहता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जब तुम इस तरह से इस स्किल को प्रमोट करते हो मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम से सही तरह से इस काम को करना चाहिए। मिंग कहता है अब इसका टाइम नहीं है, इस स्किल को डेवलप करने में पहले ही कई सारे लोग अभी जान गंवा चुके हैं, इसी वजह से जरूरी है इस स्किल को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्किल को सीखकर खुद की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लें। जियानबो कहता है अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें स्मार्ट कहूँ या फिर स्टूपिड, चलो मुझे एक बात का जवाब दो। टेमर कोर्स की स्टूडेंट वो तुमसे बात करने के लिए आई थी और ऐसे ही बात करते हुए तुम काफी दूर तक निकल गए थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। टेमर कोर्स के स्टूडेंट मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टीचर्स को ये अच्छा ना लगे, तुम ये सब करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने प्रिंसिपल से बात करने के बारे में सोचा है, वो अगर वो मेरी बात ठीक तरह सुनेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। जियानबो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्रिंसिपल से बात करने पर कि सारा मैटर अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम लिमिटेड अटैक मोड को काफी लंबे टाइम से जानते हो, तुम्हें पता है इस तरह कैसे प्रमोट करना है और किस किस लिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। जिसको मिंग सोचने लगता है इनको पता कैसे चल गया, अब तो मैंने ये भी नहीं कह सकता कि मैं रीइंकार्नेशन होकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे काफी लंबे टाइम से पता है कि स्किल को कैसे सीखते हैं। फिर मिंग जियानबो से कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई स्किल को सीखें और सबसे बड़े टीचर से मदद की जरूरत हो तो हर कोई प्रिंसिपल पास ही जाएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जियानबो कहता है तुम्हारा जॉब मुझे ठीक लग रहा है, चलो ठीक है अब जाओ जाके प्रिंसिपल से बात कर लो, प्रिंसिपल इसी वीआईपी रूम के अंदर है। जो सुनकर मिंग बहुत चौंक जाता है। मिंग चिल्ला के जियानबो से कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम इतनी देर से बाहर चिल्ला के उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तभी जियानबो रूम का गेट खोलता है, मिंग और जियानबो उस रूम के अंदर जाते हैं। मिंग बहुत ज्यादा नर्वस होता है, मिंग सोचने लगता है प्रिंसिपल अंदर बैठे हुए हैं, मुझे उनको बिल्कुल ठीक तरह से सबको समझाना होगा, इस टाइम पर नर्वस होने का समय नहीं है। तभी प्रिंसिपल मिंग से बताता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम काफी टाइम से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आ जाओ यहाँ के बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। मिंग वैसा ही करता है, मिंग उस प्रिंसिपल के पास में बैठ जाता है, सामने टीवी चल रहा होता है जिसमें शूटिंग से रिलेटेड कुछ दिखा रहे होते हैं। प्रिंसिपल से देख कहता है तुम्हें ये बिल्कुल बेकार सा लग रहा होगा, इसे देख के बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मिंग कहता है मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही मशीनों का यूज कर रहे हैं, निशाना लगाने के लिए भी इन्होंने मशीनों का यूज किया है, इससे अच्छा अगर हम स्किल्स का यूज करते तो मशीनों का खर्चा ही बच जाता और दूसरा हम एक शानदार स्किल सीख जाते जो कि किसी भी तरह की फाइट के अंदर बहुत काम आ सकती थी। इसके बाद में प्रिंसिपल और मिंग के बीच में उस लिमिट टाइप फ्लो के बारे में बात होने लगती है। प्रिंसिपल मिंग से कहता है जब एक जंगल के अंदर होता है तब बहुत खतरनाक मोस्टर्स तुम पर अटैक कर सकते हैं, उस टाइम पर तुम्हारा लिमिट टाइप फ्लो तुम्हारे काम नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर काफी छोटे छोटे अटैक्स हैं, इसकी वजह से तुम भाग पाओगे लेकिन उस मोस्टर को मार नहीं पाओगे। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी मेरे को लिमिट टाइप की ज्यादा स्किल्स नहीं आती है, लेकिन जब मैंने सीख जाऊंगा तब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, उस टाइम पर मैं अपनी पावर यूज करके मोस्टर को मार भी पाऊंगा, हमें बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा जॉब मुझे काफी अच्छा लग रहा है,
चलो अब प्रूफ करो तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ये कहते हुए प्रिंसिपल अपने को स्किल यूज करता है जिससे मिंग और वो प्रिंसिपल किसी अजीब जगह पहुंच जाते हैं। मिंग को अपने सामने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पीछे एक बहुत बड़ा टर्टल दिखाई देता है। मिंग उसे देख के बहुत चौंक जाता है। मिंग सोचने लगता है मुझे यहाँ पर ये टर्टल कैसे दिखाई दे रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, जिससे देखकर मेरे को लग रहा है मैं एक इल्यूजन में हूँ, लेकिन मैं इसमें बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। मिंग ये सोच रहा होता है तभी वो टर्टल मिंग के ऊपर अपने पाँव से अटैक कर देता है। मिंग अपने हाथों से उस पाँव को पकड़ लेता है और फिर सोचने लगता है ये सब बिल्कुल भी इल्यूजन नहीं है, ये सब बिल्कुल असली जैसा लग रहा है, मेरे को इस टर्टल का एक दबाव फील हो रहा है। तभी वो टर्टल अपने पाँव के बजाय और ज्यादा बढ़ाने लगता है। वो मिंग को पूरी तरह से दबा देता है। मिंग सोचने लगता है मुझे हर हाल में इससे फाइट करनी होगी, साबित करना होगा लिमिट टाइप फ्लो कितना ताकतवर है। इसके बाद मिंग अपने फुल फोर्स का यूज करता है और एक ही झटके में जोर से खड़ा होकर उस टर्टल के उस पाँव के चित्र उड़ा देता है। उस टर्टल के पाँव के ऊपर की ऊपरी सतह हटने लगती है। इसी के साथ वो इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल मिंग से कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अभी जो तुमने देखा वो एक सोल बीस्ट है, तुमने उसके साथ में काफी अच्छी फाइट की, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। ये कहते हैं प्रिंसिपल जाने लगता है। मिंग कहता है जवाब तो दीजिए, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे। प्रिंसिपल इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है लेट्स सी। यही कहते हुए प्रिंसिपल वहां चला जाता है। मिंग भी उस रूम से बाहर निकलता है। मिंग के पीछे जियान वो खड़ा होता है। जियान वो मिंग से कहता है तुम काफी किस्मत वाले हो, ऐसा बहुत कम होता है प्रिंसिपल खुद किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। वैसे तुम्हें पता तो है ना तुमने 10 लोगों को चैलेंज कर रखा है, इसी वजह से उस लिस्ट के अंदर भी तुम्हारा नाम पेंटिंग के अंदर हो चुका है। अब तुम्हें फाइट करनी होगी, उस फाइट में जीतने के बाद ही तुम्हारा नाम कंफर्म होगा, और अगर हार गए तो नाम रिप्लेस हो जाएगा। ये सुनकर मिंग तेजी से हंस जाने लगता है। जियानो मिंग से कहता है अब तुम क्या करने वाले हो। मिंग कहता है इस फाइट को पहले कंप्लीट करूंगा, इसके बाद में डुआन लिन और बाकी के सभी समझ जाएंगे लिमिट टाइप फ्लो कितना ताकतवर है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है हम डुआन लिन को देखते हैं। डुआन लिन अपने रूम के अंदर सोया हुआ होता है। तभी डुआन लिन के फोन पे कॉल आता है जिससे डुआन लिन की आँख खुल जाती है। डुआन लिन बहुत गुस्सा आता है, फोन उठाता है और चिल्लाए कहता है कौन फोन कर रहा है मेरे को, अगर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं फोन में घुस के मारूंगा, इस टाइम पर कॉल करने का कोई जरूरी कारण होना चाहिए। कॉल पे बंदा बोलता है सुनने में आया है मिंग फाइट को शुरू कर दिया है, उसने कुछ स्टूडेंट से फाइट की है और उनको हरा भी दिया है, आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, वो कभी भी आपके पास में पहुंच सकता है। तभी डुआन को वहाँ पर कोई अजीब सी स्मेल आने लगती है। डुआन फोन को काटता है और फिर सोचने लगता है ये अजीब सी स्मेल कैसे आ रही है, चल छोड़ो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, वो लड़का यहाँ पर आता होगा, बस मेरे को थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ये सोचते हुए डुआन पहले अपने कपड़े पहनता है और फिर अपने जूते पहनने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं डुआन के जूतों के अंदर कुछ छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं जो कि डुआन के पैर पे चुप गए हैं। उन कांटों को देखकर डुआन समझ जाता है ये सारी हरकत मिंग की है। डुआन अपने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी डुआन की गर्दन के ऊपर एक चक्कू हो जाता है। मिंग डुआन के ठीक पीछे बैठा है। मिंग डुआन से कहता है मैं जीत चुका हूँ। डुआन कहता है क्या यही है तुम्हारा लिमिट टाइप फ्लो, इस तरह से छुप के किसके ऊपर अटैक करना। मिंग कहता है ये तो सोचने का तरीका है, वैसे तो मेरा लिमिट टाइप फ्लो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अपने लिमिट टाइप फ्लो का यूज करके बिना किसी तरह की आवाज किए कहीं पर भी जा सकता हूँ, किसी को भी पता नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ। इसी तरह से मैंने 6 स्टूडेंट्स को हरा दिया है। इसी लिमिट टाइप फ्लो का यूज करके मैं 9 मंजिल तक एक पाइप के अंदर चढ़ गया, उसके बाद में एक छोटी सी खिड़की का यूज करके एक रूम के अंदर घुस गया और फिर केवल एक ही अटैक से एक स्टूडेंट को हरा दिया। डुआन फाइट करने का तरीका बदल चुका है। पहले जब फाइट होती थी तो फाइट के बाद में हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था, कोई और होता था जो कि हमारी जगह लेता था, उस टाइम पर हम आराम कर लेते थे, लेकिन आगे ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी फाइट के अंदर हम पूरी तरह से अकेले हों, मॉन्स्टर्स हमें ढूंढ रहे हों, वो हमें ढूंढते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वो जैसे ही हमें देखेंगे तुरंत मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें हर समय अलर्ट रहना होगा और हर एक मौका देखना होगा जिस तरह से हम किसी मॉन्स्टर को मार सकें और खुद को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रख सकें। डुआन मुझे पता है हम दोनों में काफी लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, केवल एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मेरे से हार चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें लिमिट टाइप फ्लो सिखाऊंगा, इसके बदले में हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये कहते हुए मिंग डुआन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। डुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस लिमिट टाइप फ्लो अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मुझे तुम दोनों से नफरत है, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो, ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी मिंग एकदम से वापस से डुआन के पास में आता है और उसे कहता है तुमने अब दूसरे तरीका यूज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहने के बाद मिंग अपनी तलवार निकाल लेता है और जोर से डुआन के ऊपर अटैक कर देता है। चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं मिंग डुआन के रूम में। मिंग डुआन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें लिमिट टाइप फ्लो अच्छी तरह से सिखा दूंगा। डुआन इसके लिए साफ मना कर देता है। वो मिंग से कहता है नहीं, मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं सीखना है, मैं तुम्हें और तुम्हारे लिमिट टाइप फ्लो दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
हमारे बीच में लड़ाई चल रही है जो कि इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ये सुनकर मिंग कहता है, डुआन ये तुम्हारे पास में आखिरी मौका था, अब तुमने मेरे पास में कोई मौका नहीं छोड़ा है, अब मुझे ये करना ही होगा। ये कहते मिंग अपना एक चाकू निकाल लेता है और उससे डुआन के ऊपर जोर से टक्कर देता है। मिंग के इस अटैक के कारण चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। मिंग का ये वाला अटैक डुआन की गर्दन पे हो रहा होता है, गर्दन में से लगातार खून बह रहा है। मिंग डुआन से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो। हमारे बीच में वो लड़ाई 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने पहले वो टेस्ट हुआ था जिसमें गलती तुम्हारी थी, इसके बावजूद भी तुम मुझ पर गुस्सा होकर बैठे हो। मैंने सोचा था जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारा गुस्सा और ये लड़ाई भी कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तुम अभी तक उस गुस्से को और दुश्मनी को अपने मन में बैठा के बैठे हो। मैंने तुम्हें बदलने का मौका दिया था लेकिन तुम बदलना चाहते ही नहीं हो। अब तुम मेरे लिए खतरा बन चुके हो जो कि कभी भी मेरे ऊपर पीठ पीछे अटैक कर सकता है। मैं 1 सेकंड के लिए भी अपने ऊपर ये खतरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा, मुझे माफ कर दो। तभी डॉन अपने बेड पे लेट जाता है, उसकी गर्दन से अभी भी काफी तेजी से खून बह रहा है। डॉन सोचने लगता है बस इतना सा कारण, इतने छोटे से कारण से मैं मर रहा हूँ। मिंग डॉन से आगे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी तुम मर रहे हो, मरने के बाद में तुम्हारा पुनर्जन्म भी होगा। अगर हो सकता है उस जन्म के अंदर मैं तुम्हारी तरफ वापस से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, उस टाइम पर मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेना। जब अगली लाइफ में मैं तुमसे कहूँ मेरे दोस्त बन जाओ, तो तुम आगे बढ़कर मेरा हाथ तो पकड़ लेना और कहना मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए मिंग हंस रहा होता है और फिर हंसते हुए वहाँ जाने लगता है। डुआन कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ। फिर डुआन जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं ऐसे ही इतनी आसानी से मर जाऊंगा? प्लीज मिंग मुझे बचाओ, मैं इस तरह से बिल्कुल मरना नहीं चाहता हूँ। ये फीलिंग जिसमें मैं लगातार मरने का इंतजार कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बुरी है। तभी डॉन एकदम से खुद संभालता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा? मेरी गर्दन पे एक कट लगा है, कट में से लगातार खून बह रहा है, इतना सारा खून बह चुका है, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था। तभी डॉन को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होने लगती है। डॉन उठता है और आगे सोचता है, मेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है, ये सब कैसे हो रहा है? तभी उस रूम की लाइट चालू होती है, हम देखते हैं मिंग अभी वहीं पे है। मिंग हंसते हुए डॉन से कहता है, डॉन मुझे माफ कर दो, ये एक मजाक था। तुम्हारी गर्दन के ऊपर जो खून है वो बिल्कुल नकली है और तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन लगी हुई है जिसके ऊपर मैंने कट लगाया है। जैसे ही स्किन कटी उसके ऊपर से लगातार खून मिलने लगा और तुम्हें लगा कि तुम मर रहे हो। जब डॉन सुनता है अपनी गर्दन के ऊपर से वह एक्स्ट्रा चमड़ी उठा देता है। मिंग आई कहता है, हम दोनों क्लासमेट है, मैं कभी भी किसी भी कारण से तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कभी भी इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता हूँ। डुआन मिंग के इस मजाक से बहुत चौंका होता है। मिंग डुआन से कहता है, अब मुझे उम्मीद है तुम्हारा गुस्सा काफी हद तक कम हो चुका होगा। हमारी फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो बात हुई थी तुम उसको भी भूल चुके होगे। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, इस हाथ को पकड़ लो और मेरे दोस्त बन जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें दोबारा से लिमिट टाइप टेक्निक सिखाने का वादा करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम टीचर ग्रिफिन को उसके ऑफिस में देखते हैं। सामने की तरफ काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, ये सारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने मिंग को चैलेंज किया था। ग्रिफिन उन स्टूडेंट से पूछती है, बताओ सब कैसा रहा? स्टूडेंट्स कहते हैं, वो लड़का मिंग बहुत ताकतवर है, उसने अकेले हम सभी को हरा दिया, हम अपनी हार मानते हैं। डुआन आगे बढ़कर ग्रिफिन से कहता है, टीचर ग्रिफिन वो लड़का मिंग टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद कर रहा है, हम आपको कहना चाहते हैं उसको मदद करने दो। कुछ टाइम में टेमर कोर्स के स्टूडेंट को पता पड़ जाएगा वो लड़का कितना घटिया है। इसी समय ग्रिफिन के ठीक पीछे डुआन को मिंग दिखाई देता है। डुआन मिंग को देखकर बहुत डर जाता है और तुरंत अपनी बात बदलते हुए ग्रिफिन से कहने लगता है, मेरा मतलब है टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को पता पड़ जाएगा वो लड़का मिंग कितना ज्यादा शानदार है और कितना ताकतवर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग के पास में एक छोटा सा बैग है, मिंग चलते हुए कहीं जा रहा है। मिंग सोचता है, उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम अब पूरी तरह से पक्का हो चुका है, बैटल शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है। इन 3 दिन मैं अपने घर पे रहूंगा। इसके बाद मिंग कुछ ही टाइम में अपने घर पहुंच जाता है। मिंग के आने की खुशी में मिंग के घर पे काफी सारा खाना बनता है। मिंग की वो मिंग से कहती है, उस स्कूल के अंदर रहते हुए तुम काफी ज्यादा पतले हो चुके हो, जल्दी से ये सारा खाना खत्म करो। इसी समय काओ कहती है, कहाँ पतला हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे और ज्यादा मोटा हो गया है। तभी मिंग के डैड मिंग से पूछते हैं, तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है, तुमने अच्छे दोस्त बनाए? मिंग कहता है, स्कूल के अंदर मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, हर स्टूडेंट मेरा दोस्त बनना चाहता है। काओ कहती है, बड़ी बड़ी फेंक रही हो बस। तभी मिंग काओ के पास में आता है, उसके चेहरे को जोर दबाने लगता है और उससे कहता है, 2 महीने बाद मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा ही है। काओ चिल्लाने लगती है, मॉम समझाओ इसको, मेरे को परेशान कर रहा है। मिंग के मॉम डैड जिसे देख के बहुत हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से मिंग और काओ के बीच में बहस शुरू हो जाती है और मिंग के मॉम डैड का मुंह उतर जाता है। वो दोनों उन दोनों को शांत करते हैं। मिंग वापस अपना खाना खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक उन सभी में बात होती है। तभी मिंग के डैड मिंग से कहते हैं, मिंग कुछ ही दिनों में तुम्हारी छुट्टियां वैसे भी शुरू होने वाली थी, तुम 3 दिन पहले ही छुट्टी लेके क्यों आए हो? मिंग कहता है, नहीं छुट्टियां अभी शुरू होने वाली नहीं है, अभी तो एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर मैं फ्रंट लाइन में हूँ।
ये सुनकर मिंग की मॉम मिंग की कटोरी में और खाना डालने लगती है और उसे कहती है, तुम फ्रंट लाइन में हो, ये काफी ज्यादा डेंजरस नहीं है। तुम्हें याद देना पिछली बार क्या हुआ था। तुम सबके सब स्टूडेंट उस दिव्य जंगल में पहुंच गए थे जहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स मारे भी गए थे। मिंग कहता है, हाँ मुझे याद है, पिछली बार उन ब्लड वुल्फ्स का अटैक हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार थोड़ी सी सावधानी कम रह गई थी और वो एक अलग तरह का टेस्ट था। इस बार टेस्ट अलग होगा, पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी रखी जाएगी, इस बार ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। इस फ्रंटलाइन टेस्ट के अंदर सारे हाई क्लास के एल्डर्स आने वाले हैं। उस जगह पर इतने सारे हाई क्लास के हंटर्स होंगे कि वहाँ पर भीड़ भर जाएगी। मॉन्स्टर्स अगर अटैक करने की कोशिश भी करेंगे तो भी चलते हुए हम सभी को चल देंगे। हमारे आसपास में इतने सारे रोबोट्स, इतने सारे बैटल टैंक्स होंगे कि कोई मॉन्स्टर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और साथ ही इस टेस्ट में जाने से हम ना केवल कुछ सीखेंगे, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, नॉलेज के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा और काफी अच्छे अच्छे लोगों से और बड़े लोगों से कनेक्शन बनेंगे। उन सभी हाई लेवल के हंटर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। मिंग की सारी बातें सुनने के बाद भी मिंग की मॉम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती। वो मिंग से कहती है, फिर भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद में काओ की बातें शुरू होने लगती है। काओ खुद ही तारीफ कर रही होती है कि वो अपने स्कूल के अंदर कितना अच्छा कर रही है, कितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रही है और थोड़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग करने के बाद में कुछ ही टाइम में वो भी कॉलेज में पहुंच जाएगी। इसके बाद में मिंग के मॉम डैड भी काओ की तारीफ करने लगते हैं। काओ बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी काओ कहती है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। मिंग की मॉम कहती है, नहीं अभी नहीं, पहले खाना खा लो। काओ कहती है, नहीं अभी, मुझे वो अभी दिखाना है। ये कहते काओ भागते हुए जाती है और फिर भाग के एक बॉक्स लेके आती है और उसे मिंग को दिखाने लगती है। मिंग उस बॉक्स को देखता है और फिर सोचने लगता है, ये बॉक्स कुछ देखा देखा से लग रहा है, कहीं इसके अंदर मैं जो सोच रहा हूँ वो ना निकले, नाइट विच का सामान। अगर इस बॉक्स के अंदर वो हुआ तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सोचते हुए मिंग उस बॉक्स को देखता हुआ बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। एपिसोड स्टार्टिंग में देखते हैं काओ मिंग को दिखाने के लिए एक बॉक्स लेके आती है। मिंग उस बॉक्स को एक बहुत डर जाता है। मिंग सोचने लगता है, कहीं इस बॉक्स के अंदर वो चीज ना निकले जिसके बारे में सोच रहा हूँ, नाइट विच का सामान। अगर इसके अंदर वो हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी काओ उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। काओ की उस बॉक्स के अंदर बहुत कुछ पुरानी यादें होती है, कुछ पुराना सामान जो कि मिंग की मॉम को मिंग की डैड ने कई बार गिफ्ट किया था। और साथ ही उस बॉक्स के अंदर कुछ लव लेटर्स वगैरह होते हैं जो कि मिंग के डैड ने लिखे थे। मिंग जल्दी से उठकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंग के डैड उन्हें उठाकर अपने पास में रख लेते हैं और किसी को भी पढ़ने नहीं देते। इन सभी चीज़ों के साथ में उस बॉक्स के अंदर एक बुक जैसी चीज़ भी होती है। काओ जल्दी से बुक को निकालती है, किसी को भी पढ़ने नहीं देती और अपनी मॉम से कहती है, देखो इसके अंदर ये भी है। मिंग की मॉम उस बुक को देखती है और फिर सोचने लगती है, ये बुक कौन सी है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, मैंने इसे इस बॉक्स के अंदर क्यों रखा है। तभी मिंग आगे बढ़ता है और उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। काओ मना करती है। मिंग एक आइडिया लगाकर काओ को आगे की मार्शल आर्ट टेक्निक्स और भी बहुत तरह की एडवांस नॉलेज के बारे में बताने लगता है। काओ इसे सुन के बहुत चौंक जाती है और उसके बारे में अपने मॉम डैड से बात करने लगती है। इस तरह से काओ का ध्यान बढ़ जाता है। तभी मिंग काओ के हाथ में से उस बुक को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उस बुक को देखकर मिंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मिंग जैसे ही उस बुक के अंदर लिखे हुए चित्रों वगैरह को देखने लगता है, तभी मिंग के आंखों आगे थोड़ा धुंधलापन छाने लगता है। मिंग को दिखाई देता है वो किसी अजीब सी जगह पर है। मिंग के सामने वो नाइट विच है जिसने मिंग को गर्दन से पकड़ रखा है। मिंग के लगातार खून बह रहा है और सेम सिंबल जो कि उस बुक के अंदर है वैसा ही सेम सिंबल उस नाइट विच के हाथ के ऊपर बना हुआ है। नाइट विच लगातार मिंग से कह रही है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, यहाँ से चले जाओ, इस पूरे प्लेनेट को छोड़ के चले जाओ, दोबारा कभी भी मुझे दिखाई नहीं देना। ये कहते हुए नाइट विच जोर से मिंग को जमीन में पटकती है। अपने इस सपने के अंदर जमीन में गिरने के साथ ही मिंग ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर जमीन पर गिर जाता है। उसकी नाक में से खून बहने लगता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन सीन देखते हैं मिंग और काओ सड़क पर चल रहे होते हैं। काओ अपने स्कूल की तरफ जा रही है और मिंग के हाथ में काफी सारा सामान है। काओ मिंग से पूछती है, मिंग कल क्या हुआ था, कल तुम अचानक से बेहोश हो गए थे, तुम्हारी नाक से भी काफी सारा खून बह रहा था, मॉम डैड तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, कहीं ये सब उन गंदी गंदी वेबसाइट के कारण तो नहीं जो कि तुम पूरे समय देखते रहते हो। तभी मिंग काओ के सर मारता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मैं कोई भी गंदी वेबसाइट नहीं देखता हूँ। उस दिन भी मैं कंप्यूटर के ऊपर एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा था। काओ कहती है, तुम्हारा हमेशा कैसा ही है, हमेशा किसी न किसी बात पे मुझे मारते रहते हो। इसी तरह से बात करते हुए सब चल रहे होते हैं। मिंग एक रेस्टोरेंट में जाता है और सारा कचरा उसके अंदर डाल देता है और सोचने लगता है, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ उस नाइट विच के बारे में। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। ये ऐसी बात है जिसके बारे में मैं किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। इसके बाद में काओ अपने स्कूल की तरफ जाती है। मिंग एक बस के अंदर बैठकर कहीं और जाने लगता है। मिंग एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास में आया है जहाँ पर लाओ हैन भी है। जब मिंग वहाँ पहुँचता है, लाओन पहले मिंग का इंतजार कर रहा होता है। लाओन मिंग से कहता है, मिंग तुम आ गए, जल्दी से मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है। ये सुनकर मिंग लाओन के पीछे चलने लगता है। लाओन मिंग को लेकर एक बेसमेंट जैसी जगह पे आता है। मिंग कहता है, और कितनी दूर चलना है? लाओन कहता है, बस पहुँचने वाले हैं।
तभी एक जगह पहुंचने के बाद में लावन एक बड़ा सा बक्सा निकालता है और उसे मिंग के सामने रखता है। मिंग कहता है ये क्या है? लावन कहता है ये एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड है जिसका नाम है 100 फाइट्स फॉर किंगशिप। ये कहते हैं लावन उस बॉक्स को खोलता है और मिंग को वो तलवार दिखाई देने लगता है। मिंग उस तलवार को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मिंग को वो तलवार बहुत अच्छी लगती है। लावन कहता है ये तलवार एक स्पेशल एलॉय से बनी है जिसकी वजह से इसकी पावर नॉर्मल तलवार से कहीं ज़्यादा है और साथ ही इसका वजन नॉर्मल तलवार से 26% कम है और साथ ही इस तलवार के अंदर ये छोटे छोटे छेद है। इस छेद के अंदर हम पावर स्टोन्स को रख सकते हैं जिसकी मदद से इस तलवार की भी अपनी कोई स्किल्स होगी। ये कहने में लावन मिंग को एक स्किल दिखाने लगता है जिसके ऊपर उस तलवार के 4 रंग दिखाई देते हैं। लावन कहता है इस तलवार को हम 4 रंग में क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हर तलवार को एक पर्सनल टच भी मिल सकता है। अगर कोई चाहे तो हम लेजर प्रिंटिंग का यूज़ करके इन तलवारों के ऊपर इसके ओनर का या फिर ओनर जो नाम लिखवाना चाहे वो नाम भी लिखते हैं। मिंग कहता है ये तलवार बना के तुमने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लावन कहता है क्योंकि हमने पहले ही तुम्हारे लिए कुछ अलग से सोच रखा है। मेरे डैड तुम्हारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी तब तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा लोग मुझे घेरे खड़े हो जाएंगे, सभी लोग मेरी कितना रिस्पेक्ट करेंगे। ये सोचा मिंग लूहेन से कहता है ठीक है तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लूहेन अपनी तलवार उठा लेता है और फिर कहता है चलो सबसे पहले एक फाइट करते हैं। इसके बाद मिंग और लावन के बीच में फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारों से अटैक करते हैं। स्टार्टिंग में फाइट बिल्कुल बराबर चल रही होती है। मिंग लावन से कहता है तुम मेरे से किसी भी तरह से नहीं जीत सकते हो, ये बात तुम्हें भी पता है, मेरी पावर तुमसे बहुत ज़्यादा है। लावन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एक नई स्किल सीखी है, इसे देखो अब तुम हार जाओगे। ये कहते हुए लावन कोई स्पेशल स्किल यूज करता है। उसकी तलवार के आसपास में बहुत सारी तलवार दिखाई देने लगती है। फिर लावन एक साथ उन सभी तलवारों से मिंग पे अटैक कर देता है। मिंग बिल्कुल भी लावन के इस तरह को डॉच नहीं कर पाता। जैसे ही वो तलवार मिंग के पड़ती है मिंग की बॉडी के ऊपर कई सारे कट लग जाते हैं। मिंग के सीने में से खून बहने लगता है और मिंग जमीन पे गिर जाता है। इसी समय लावन भी जमीन पे गिर जाता है क्योंकि लावन ने अभी एक खतरनाक अटैक किया है। उस अटैक के कारण लावन की बॉडी कूल डाउन ले रही है। लावन अब कुछ देर तक अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। लावन जमीन फटाफट कहता है अब हम दोनों में से जो पहले खड़ा हो जाएगा वो इस फाइट के अंदर जीतेगा। ये सुनकर मिंग हंसता है और कहता है मैं मार्शल कोर्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तुम्हारे इस अटैक से मुझ पर ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। ये कहते हुए मिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठाकर लावन की तरफ बढ़ने लगता है और लावन से कहता है इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ। ये कहते हुए मिंग लावन को उठाता है। लावन मिंग से कहता है तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जब तुम यहाँ से गए थे तब तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। न केवल तुम्हारी पावर बढ़ी है बल्कि तुम्हारे बिहेवियर के अंदर ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसा कि तुमने भी बताया डुआन को इस तरह से डराना ये बिल्कुल भी तुम्हारा बिहेवियर नहीं है। जब मिंग लावन से ये सुनता है तो वो भी सोचने लगता है हाँ मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक बॉडी के अंदर 2 तरह की सोल है, मैं एक ही टाइम पर 2 अलग अलग तरीके से सोचता हूँ। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पहले एक नॉर्मल से इंसान था और वहीं इस वर्ल्ड के अंदर मैं कितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद मिंग को अपने पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आने लगती है जिसमें मिंग और उसके एक साथ के कुछ लोग एक जंगल के अंदर जाते हैं। उस जंगल के अंदर एक स्पेशल तरह का गांव था जिस गांव में अलग तरह के इंसान रहते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से लाल है। ये सब देखते हुए मिंग सोचने लगता है ये मेरे को याद है पिछली लाइफ में मैं एक मिशन पे आया था। इस मिशन में हमें कुछ लोगों को ढूंढना था जिनकी बॉडी बिल्कुल अलग है, इनके कान भी लंबे हैं। ये एक स्पेशल गांव है जो कि जंगल के बीच में बना है। ये सारे भी इंसान ही है, बस इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। मिंग अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा है जिसमें मिंग को याद आता है कि वो एक मिशन पे गया है, उसके साथ में उसे काफ़ी सारे साथी है। इस मिशन के अंदर वो एक गाँव की तरफ जा रहे हैं जिस गाँव के अंदर कुछ अजीब से लोग रहते हैं जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली और रेड कलर की है। मिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नर्वस है। मिंग कुछ चीज़ों का यूज़ करके उस पूरी जगह पर नजर रखे हुए है। तभी मिंग के पास में उसका इंस्ट्रक्टर आता है और मिंग से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इस जगह के ऊपर तुम्हें अर्थ के डिवाइसेस को यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने तुम्हें पहले बताया था। मिंग पीछे मुड़कर देखता है, पीछे की साइड में एक आदमी खड़ा है जिसका मुंह एक शेर जैसा है लेकिन रियलिटी में इसने एक मास्क पहना हुआ है। ये बात मिंग को ही पता है। मिंग के पास में भी ऐसा एक मास्क है, बस मिंग ने उसे उतार रखा है। इस टाइम पर मिंग बहुत ज़्यादा घबराया होता है। मिंग कांपते हुए उस आदमी से कहता है मैं समझ गया। वो आदमी कहता है पता नहीं किस लड़के को हमारे साथ में भेज दिया है, तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तुम हमारे साथ में बहुत गलत आ गए हो। इस प्लान के अंदर हर एक कड़ी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर एक कड़ी भी कमजोर हुई तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। एक कमजोर कड़ी होने से अच्छा है हम उस कड़ी को निकाल के फेंक दें। तुम सोच के बताओ क्या तुम इस प्लान के लिए अच्छी तरह से रेडी हो। यही कहते हुए आदमी मिंग के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से प्रेशर डाल देता है। मिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। मिंग डरते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर आप सही कह रहे हैं, मैं प्लान के लिए रेडी नहीं हूँ। वो इंस्ट्रक्टर कहता है कोई बात नहीं है,
तुम्हें ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी के जितने भी यंग सोल्जर्स हमारे साथ में हैं वो सब के सब स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को बिना रुके कंटिन्यू करते आए हैं। वही तुम्हारी तरफ ऐसा नहीं है। तुमने अपनी स्टडी और अपनी ट्रेनिंग के अंदर 2 बड़े गैप लिए हैं। इस वजह से तुम्हारा तैयार ना होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ जाता है। उस आदमी के पीछे एक पूंछ भी लगी होती है जिसपे एक चक्कू लगा है जो कि मिंग की गर्दन के पास पहुंच जाती है। वो आदमी ये कहता है इस प्लान के अंदर हमारा सक्सेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ऐसे ही किसी कड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम कमजोर हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी उसकी पूंछ पे लगा हुआ चक्कू मिंग की गर्दन में छुप जाता है। मिंग की गर्दन के ऊपर बहुत तेजी से खून बहने लगता है। वो आदमी ये कहता है अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम जिंदा भी नहीं रह सकते, जाओ मर जाओ, तुम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो, अपनी अगली लाइफ में अच्छे से ट्रेनिंग करना। यही कहते हुए वो सभी सोल्जर वहां चले जाते हैं। मिंग जमीन पे गिर जाता है। मिंग रोने लगता है। मिंग धीरे से कहता है हेल्प। तभी वो इंस्ट्रक्टर फिर से चिल्लाता है अभी तुमसे कहा ना, अर्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को यूज मत करो, अर्थ की लैंग्वेज को भी नहीं। उसके बाद में मिंग की आंखें बंद जाती है। मिंग को खुद अजीब सीन दिखाई देने लगते हैं जिसमें चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। कुछ अजीब से जीव इधर उधर भाग रहे हैं। तभी मिंग को खुद के नाम सुनाई देने लगता है, मिंग मिंग। इसी वजह साथ में मिंग का ये फ्लैशबैक खत्म होता है। मिंग को अपने सामने लावन दिखाई देता है। लावन मिंग से कहता है मिंग क्या हुआ तुम्हें। मिंग को इस टाइम बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। मिंग सोचता है मैं यहीं पर ही हूँ और मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ। तभी लावन मिंग की तरफ कुछ कपड़े पकड़ाता है और उसे कहता है फाइट के अंदर तुम्हारे कपड़े फट गए थे, जल्दी से इसे पहन लो। मिंग वैसे करता है। मिंग उसे पहन लेता है। फिर लावन मिंग की तरफ एक एनर्जी ड्रिंक फेंकता है और मिंग से कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे डैड अभी तक भी हेवन रिलेम के पीक पर है, वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो काफ़ी टाइम से केवल इसी लेवल पर है, क्या तुम्हें इसका कारण पता है। मिंग कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। लावन कहता है मुझे पता है, उन्हें डर है कि जब वो हेवन रिलेम को पार करके गॉड रिलेम के अंदर जाएंगे तब उनको किसी के दिल के अंदर झांकने की पावर मिल जाएगी। इनको पता चलने लग जाएगा कि कौन क्या महसूस कर रहा है। उस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है वो खुद एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उनकी खुद की मेंटलिटी एक मॉन्स्टर जैसी हो जाए। इसी वजह से वो अपना लेवल अप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फिजिकली तो खुद को तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो कि अभी भी लगातार चल रहा है। तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है। मिंग सोचने लगता है लावन की एक डैड काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर उन्हें खुद को भी नहीं लगता कि वो अभी लेवल अप करने के लायक नहीं है तो उनसे ज्यादा किसको लग सकता है। इस टाइम पर वो ज्यादा काबिल है कि पूरी सिटी के अंदर उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे यकीन है वो कुछ ही टाइम में खुद को इतना काबिल बना लेंगे कि लेवल अप कर पाएंगे। इसके बाद मिंग उस एनर्जी को पी लेता है जिसका स्वाद मिंग को कुछ खास पसंद नहीं आता। मिंग लावन से कहता है तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, उन्हें जो करना है वो करेंगे, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। यानी इसका मतलब जल्दी से उठो और कल्टीवेशन करने लग जाओ। तुम तो अभी फ्री हो लेकिन मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल्टीवेशन का एक एग्जाम आ रहा है जिसकी मुझे तैयारी करनी है। लावन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करता हूँ, जो भी मैंने कहा उसे पूरी तरह से इग्नोर करना, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग खड़ा होता है और लावन से कहता है मुझे याद आ रहा है हम दोनों केवल बिजनेस पार्टनर्स हैं, मुझे लगता है अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मिंग के हाथ को देखकर लावन एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर तुरंत मिंग का हाथ पकड़ लेता है। दोनों में दोस्ती जाती है। फिर मिंग और लावन कहीं जाने लगते हैं। मिंग चलते हुए लावन से कहता है मेरा एक सवाल था, क्या तुम्हें पता है 20-30 साल पुरानी कोई न्यूज़ मुझे कहाँ पे मिल सकती है। मेरा एक दोस्त है जिसको उस न्यूज़ की ज़रूरत है, ये न्यूज़ मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। लावन कहता है हाँ तुम्हें वो मिल सकती है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन वहाँ पर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और सेम ईयर की इतनी सारी बुक्स है कि तुम बुक्स देखते हुए पढ़ थक जाओगे लेकिन तुम कोई न्यूज़ को नहीं ढूंढ पाओगे, ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। मिंग कहता है मुझे पता है ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा क्योंकि जिस काम के लिए मुझे उन बुक्स की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर लावन कहता है चलो फिर ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं भी तुम्हारे साथ में लाइब्रेरी तक चलता हूँ। इसके बाद में मिंग और लावन दोनों एक लाइब्रेरी के अंदर पहुँचते हैं। मिंग चलते हुए सोचता है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरे को पता लगाना है वो आग का सिंबल जो कि काव की बुक के अंदर और मेरी पिछली लाइफ में नाइटमेयर के हाथ के ऊपर था, उसका क्या मतलब है। जहाँ तक मुझे लगता है वो सिंबल 20 से 30 साल पुराना है, इसलिए मुझे उसी टाइम को सारा डेटा कलेक्ट करना है। ये सोचते हुए मिंग उस लाइब्रेरी के पास में पूछता है। मिंग लाइब्रेरी से पूछता है मुझे 20 साल पहले की सारी न्यूज़ और उस टाइम का हमारे पास में जितना भी डेटा है वो सारी सारा चाहिए। लाइब्रेरियन कहती है मैं एक मिनट चेक करके बताती हूँ। फिर लाइब्रेरियन अपने कंप्यूटर में चेक करती है और फिर मिंग से कहती है 3 महीनों का डेटा, जुलाई से लेकर सितंबर तक का डेटा सारा डिलीट हो चुका है, हमारे पास में इसकी एक भी रॉ कॉपी नहीं है। मिंग कहता है कैसे, ये 3 महीने का डेटा यहाँ से कैसे चला गया।
लेब्रिन कहती है जून के अंदर हमारे यहाँ पर एक आग लगी थी, उस आग के अंदर वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई, इसी वजह से हमारे पास में वो नहीं है। वैसे तुम्हें एग्जैक्टली किस साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए? लेब्रिन की बात सुनकर मिंग थोड़ा कैलकुलेट करने लगता है। मिंग सोच के बताता है कौन सा साल की चाहिए मेरे को। तभी एकदम से मिंग को कुछ याद आता है। मिंग उस लाइब्रेरी से पूछता है कौन सा टाइम? तुमने अभी कहा यहाँ पर एक आग लगी थी, मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ, किस डेट को वो आग लगी थी? लेब्रिन कहती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 जून या फिर 7 जून को। तभी लावेन मिंग को शांत करने लगता है और मिंग से कहता है मिंग क्या हुआ? तुम इतना चौंकते हुए और इतना अग्रेसिवली इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हो? क्या उस एक्सप्लोजन के अंदर तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हुआ है? मिंग कहता है तुम्हें भी इस एक्सप्लोजन और इस फायर के बारे में पता है? लावेन कहता है मुझे क्या, ये तो सबको पता है। इस टावर के अंदर पहली बार था जब इस तरह कोई आग लगी थी। जब से ही टावर बना है तब से यहाँ पर एक बार भी आग नहीं लगी है। इसी वजह से इस तरह की घटना के बारे में सबको पता है। मेरे डैड ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। उस एक्सप्लोजन के अंदर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, और वैसे भी इस बात को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। इस आग के लगने के कुछ टाइम बाद में मोस्टर्स का एक अटैक हुआ था। मेरे डैड उस अटैक के लिए चले गए थे, इस वजह से इस आग के बारे में कभी बाद में बात नहीं हुई। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है चलो बढ़िया है, इस एक्सप्लोजन के अंदर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। तभी लेब्रिन थोड़ी डरते हुए मिंग से पूछती है क्या मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकती हूँ? मिंग सोचने लगता है मुझे याद है 7 जून ये वही तारीख है जिस दिन मैं रिबॉर्न हुआ था। यानी कि इसका मतलब मेरा रिबॉर्न होना केवल एक इकलौती घटना नहीं थी। क्या किसी तरह से ऐसा हो सकता है मेरा रिबॉर्न होना, यहाँ पर एक्सप्लोजन होना, ये दोनों चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड हो और इस बारे में मुझे पता ही ना हो? इसके बाद में मिंग और लावेन उस टावर में से बाहर निकल जाते हैं। लावेन मिंग से कहता है तुम्हें ज़्यादा सर झुकाने की या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं और से मिल जाएगी। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ही वो सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे मिंग अपने जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या वो एक लड़की है? मिंग इसके लिए साफ ना कर देता है। लावेन कहता है अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मेरे को सच बता सकते हो। लावेन की बात सुनकर मिंग बहाना बना देता है। वो कहता है तुम्हें किसे पता पड़ा वो एक लड़की है? मिंग की बात पर लावेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और हंसते हुए वहां से चला जाता है। एपिसोड में दिखते हैं मिंग लावेन के साथ में होता है। दोनों एक लाइब्रेरी से बाहर निकले होते हैं। लावेन मिंग से कहता है जिसके लिए तुम इन बुक्स को ढूंढ रहे थे, क्या वो एक लड़की है? मिंग इसके लिए ना कह देता है। इसके बाद में लावेन वहां से चला जाता है। लावेन के जाने के बाद में मिंग भी एक बस में चढ़ जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो सोचता है मुझे उस आग के सिंबल के बारे में कुछ पता नहीं चला है, अगर मुझे ये पता नहीं चला तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वहीं अगर मुझे तब पता चल गया तो मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। कई सारी प्रॉब्लम्स का ये केवल एक सॉल्यूशन है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे सॉल्व होती जाएगी। अब मुझे बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास में एक और टारगेट है अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने का। एग्ज़ाम बस शुरू होने वाला है, मुझे इसके लिए भी तैयारी करनी है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हमें 3 दिन बाद में ड्रैगन सिटी के नॉर्थ साइड दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर होते हैं। इस जगह को स्पेशली मोस्टर के लिए रखा गया है। मोस्टर्स को यहाँ पर पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। मोस्टर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे को ही खाते रहते हैं। एक दूसरे को खाकर ही इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। इस जगह पर कई सारे ताकतवर मोस्टर रहते हैं। स्टूडेंट्स को या फिर सुपर बिंग को किसी स्पेशल तरह की ट्रेनिंग करनी होती है, तब वो इसी जगह पर आते हैं, मोस्टर से फाइट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स को और नए स्किल्स को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मिंग का जो एग्जाम होने वाला है वो भी यहीं पे ही है। फिर हम देखते हैं एक एरिया के अंदर बहुत सारी फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग सीधे जाकर एक मोस्टर के पड़ती है, जिससे उस मोस्टर के चिर उड़ जाते हैं। इन फायरिंग्स को कुछ बड़े बड़े बलून से किया जा रहा होता है। इस एरिया में बहुत सारे बलून्स हैं जो कि एक लाइन से चल रहे हैं और कहीं पे जा रहे हैं। ये बलून्स लगातार फायरिंग करते रह रहे हैं। आसपास काफ़ी सारे मोस्टर्स हैं और मोस्टर लगातार मरते जा रहे हैं इन बलून्स की फायरिंग कारण। इन बलून्स के अंदर मिंग और उसके साथ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम पर मिंग के बगल में फैंग बैठा हुआ है। फैंग बाहर की तरफ झाँकता है और कहता है मिंग जल्दी से बाहर देखो, बाहर कितने सारे और कितने बड़े बड़े मोस्टर्स हैं। मुझे यकीन है इस एरिया को तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मिंग कहता है हाँ काफ़ी अच्छा है। मिंगी कहता तो है लेकिन उस तरफ एक बार भी देखता भी नहीं है, वो केवल अपने अलग ही काम में लगा रहता है। मिंग इस टाइम पर एक मैप में देख रहा होता है। मिंग उस मैप में देखते सोचता है मेरे पास में टाइम काफ़ी कम है, मुझे जल्दी सब कुछ पता लगाना है। तभी मिंग फैंग से कहता है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद देखते हैं वो बलून इस टाइम पर एक बर्गर के ऊपर उठ रहा होता है और धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। उस बलून से नीचे की साइड में कुछ रस्सी डाल दी जाती है। रस्सी की मदद से स्टूडेंट्स नीचे उतरने लगते हैं। जब सारे स्टूडेंट नीचे उतर जाते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाए कहते हैं जल्दी से मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर और रिसर्च कोर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। फिर ऐसा ही होता है, सभी स्टूडेंट 2 ग्रुप में खड़े हो जाते हैं।
उन सभी स्टूडेंट से खड़े होने के बाद में आसपास में कुछ मशीन गन्स वगैरह होती है, उन्हें तेजी से फायर करना शुरू कर दिया जाता है। ये देखिए ग्रिफिन कहती है इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है। फिर ग्रिफिन उन सारे स्टूडेंट से कहती है जल्दी से सब के सब मेरे पीछे पीछे आओ, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। ये कहते हुए ग्रिफिन उन सभी को एक दूसरे हॉल में ले जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। उस हॉल के अंदर सबसे पहले काफ़ी सारे सुपर बींग्स की तस्वीर दिखाई देती है। सभी स्टूडेंट्स को वो सुपर बींग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मिंग भी इन सुपर बींग्स को जानता है। मिंग जब पहले सुपर बींग देखता है वो सोचने लगता है ये सुपर बींग उन सुपर बींग्स में से एक है जो कि सबसे पहले फाइट करते थे। ये फ्रंटलाइन के बींग्स है जो कि एक आर्मर की तरह थे। जब तक ये आगे डटे रहते थे तो किसी भी मॉन्स्टर के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि वो पीछे वाले किसी के ओर भी अटैक कर सके। इसके बाद में मिंग को एक दूसरा सुपर बींग दिखाई देता है। मिंग उसे देखता है और सोचता है इससे भी मैं जानता हूँ। इस सुपर बींग को एक हाई अथॉरिटी से एक बहुत शानदार ऑफर आया था, लेकिन इसने उसे मना कर दिया। इसका कहना था ये किसी भी ऑफर को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये लोगों के बीच में रहना चाहता है, जो कि किसी भी हाई ऑफर को सिलेक्ट करने के बाद में नहीं किया जा सकता। ये सुपर बींग इतना ज़्यादा शानदार है कि कई सारे स्टूडेंट इसके फैन हैं, जिनमें से मिंग भी एक है। इसके बाद मिंग उस सुपर बींग के पोस्टर के पास में आता है और उसे गले लगा लेता है और फिर कहने लगता है ये मेरा आइडल है। तभी ग्रिफिन वहाँ पे आती है, मिंग को उसे कान से पकड़ती है और घसीटते हुए वहाँ से लेके जाने लगती है। वो वहाँ से सीधे एक काउंटर पे पहुँचता है जहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन होती है। ग्रिफिन उस काउंटर के ओर बैठे हुए आदमी से बात करने लगती है। मिंग सोचने लगता है ये सुपर बींग जिसे मैंने अभी देखा और जो कि मेरे आइडल भी है, उनके बारे में मैं पिछली लाइफ के अंदर ज़्यादा नहीं जानता था। मेरी पूरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने एक बार भी इस जगह पर उनका कोई पोस्टर नहीं देखा और अभी मैं उसे देख पा रहा हूँ। क्या कारण हो सकता है कि उनके पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया? क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी वॉर के कारण उनके पोस्टर को यहाँ से हटाकर कहीं और रखा गया हो और किसी को बताया नहीं गया हो? मेरे आइडल, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी को भी आपको भूलने नहीं दूंगा। हर कोई हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखेगा। मिंग कह रहा होता है, तभी फैन मिंग के पास में आता है और उससे कहता है मिंग चलो यहाँ से चलते हैं। टीचर ग्रिफिन ने हम सभी को कैफेटेरिया में बुलाया है। बहुत बड़ा कैफेटेरिया हम सबके लिए बुक किया गया है। वहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे और साथ में बाकी स्कूल्स के भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे। मिंग इसके लिए हक देता है। इसके बाद में वो दोनों कैफेटेरिया में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के मिंग दिखता है वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सब की सब मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रही होती है। मिंग सोचता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरे को इस तरह से क्यों घूर रही है। तभी फैंग मिंग के पास में आता है और उससे कहता है मिंग ये सब कुछ तुम्हारी शरकत के कारण है। मेरा एक दोस्त है जिसने इन सभी को तुम्हारी शरकत के बारे में, जिसमें तुम एक हॉस्टल के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे, उसके बारे में बता दिया है। इसी वजह से ये सारी लड़कियां तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मिंग कहता है इस सबको इग्नोर करो, मेरे को लिमिट टाइप फ्लो स्किल आती है, मैं उसे सब लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्या तुम भी उसे सीखना चाहोगे? मैं तुम्हें उसे फ्री में सिखा दूंगा। फैंग कहता है टॉपिक चेंज मत करो, अभी इसी बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बात करना अभी ज़्यादा जरूरी है। फैंग कह रहा होता है तभी एक लड़की मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। एक टीचर उस लड़की को रोक देती है। वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे मत रोको, मेरे को इस लड़के को मारना है। ये लड़का बहुत ज़्यादा घटिया है, इसने हॉस्टल में घुसकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान किया है। टीचर कहने लगती है हॉस्टल या फिर तुम्हारे स्कूल के मसले यहाँ पर नहीं सुलझाए जाएंगे, कोई भी यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना किसी से फाइट नहीं कर सकता है। मिंग कहने लगता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय ये लड़कियाँ इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है। जो मैंने किया था वो तो एक चैलेंज फाइट थी जिसके अंदर मुझे जितने सारे लड़कों के साथ में फाइट करनी थी। मैंने केवल अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और उस तरह से अटैक किया, इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाला क्या है? मिंग कह रहा होता है तभी अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। मिंग पीछे मुझको देखता है, पीछे ये लड़का खड़ा है। ये मिंग का बहुत अच्छा दोस्त है। ये मिंग को देखते ही रोने लगता है। अब यहीं पर वीडियो को पॉज कर लो और अभी के अभी जिसको पहली बार देख के पता पड़ गया ये बंदा कौन है वो कमेंट में बताओ। मिंग उस लड़के को देखता है और कहता है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मिंग जब उस स्टूडेंट को थोड़ा ठीक तरह से देखता है तब उसे पता पड़ता है ये जूफिक्स है। जूफिक्स मिंग को कस गले लगा लेता है। मिंग कहता है जूफिक्स तुम इतने पतले कैसे हो गए, बहुत हट्टे कट्टे और ताकतवर लग रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्वाइन हो गए और एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जूफिक्स कहता है तुम्हें पता है मेरे को अपनी हीरोइक स्पिरिट मिल गई है और साथ ही मैं एक हीरोइक मैसेंजर बन गया हूँ। मिंग कहता है ये सब कैसे हुआ? ये कहते हुए मिंग जूफिक्स की बॉडी को टच करने लगता है और सोचने लगता है क्या ये बॉडी नकली है? फिर मिंग जूफिक्स से ही पूछ लेता है ये बॉडी तुम्हारी असली है ना? जूफिक्स कहता है हाँ बिल्कुल असली है, तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी मेहनत की है। जब मैं मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्वाइन हुआ था अपने वजन और फैट की वजह से सबसे ज़्यादा पीछे रह जाता था। हमारी रेस होती थी जिसमें मैं बड़े बड़े वजन को अपनी पीठ पर डालकर भागना होता था। मैं हर बार उसमें हमेशा पीछे रह जाता था। इसी वजह से टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। हमारी मिलिट्री टीचर बहुत ज़्यादा टफ थी। जब उन्होंने मुझे देखा तब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गई। वो मेरे को बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी। उन्होंने मेरे पीछे पड़ के मेरा वजन इतना ज़्यादा कम कर दिया।
जैसे मेरी ट्रेनिंग आगे बढ़ी, मुझे एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया गया, जो था हीरोइक स्पिरिट मैसेंजर्स का। इस ग्रुप के अंदर एक भी लड़की नहीं है। इसी वजह से जिस दिन मैं इस ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था, उसी दिन मैं इस ग्रुप को छोड़ देना चाहता था। मैंने कई टीचर्स के साथ जाके रिक्वेस्ट की, लेकिन उनमें से एक ने भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर मिंग कहता है, जो फिक्स तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, तुम्हारे शरीर के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह से करके डिपार्टमेंट चेंजिंग के लिए एक एप्लीकेशन भेज दी है, मुझे यकीन है मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा और उसके अंदर कम से कम एक लड़की तो होगी। एपिसोड शेट में दिखते हैं दो दोस्त मिंग और जूफिक्स दोनों साथ में है। मिंग जूफिक्स को इतने नए अवतार में देखे बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। जूफिक्स पहले ऐसे से ऐसा हो गया है। मिंग जूफिक्स से ये चमत्कार कैसे हुआ, इस सब के बारे में पूछने लगता है। जूफिक्स बताता है ये सब कुछ एक लड़की के कारण हुआ है। जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तब वो मुझे दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते थे। तब मैंने डिसाइड किया मैं तब तक भागूंगा और तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक वो खुद मुझे आके नहीं रोकेगी। इसी उम्मीद में मैंने भागना शुरू किया। मैंने भागते हुए उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि जब इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएंगे तभी कैसा मुंह बनाएगी। जैसे ही मैंने इमेजिन किया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई। मैंने फिर से पूरी तेज तरह भागना शुरू किया। मिंग कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था? तुम कितना टाइम तक दौड़ पाए? 100 किलोमीटर। जूफिक्स कहता है 100 नहीं, उससे भी ज़्यादा, 120 किलोमीटर। मैं तो इससे भी ज़्यादा भागने वाला था, लेकिन वो ही मुझे रोकने के लिए आ गई। अगर वो उस टाइम पर मुझे रोकने के लिए नहीं आती तो मैं और बहुत दूर तक भागता जाता। तुम्हें पता है जब मैं 120 किलोमीटर भागा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मेडिकल टीम भी बुला ली थी और मेरे इसी स्टंट के बाद में दो काम हुए। मैंने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया और साथ में हीरोइक स्पिरिट डिपार्टमेंट के अंदर भी मुझे ले लिया गया। ये कहने का जूफिक्स एक हीरो की तरह से लगता है। मिंग कहता है बहुत अच्छी जूफिक्स, तुम्हारी कहानी बहुत शानदार है। भले ही कारण कोई भी हो, तुमने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए हो। मिंग कहता है लेकिन अभी भी एक बात है, तुम अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे और तुम मुझसे कह रहे थे तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन कुछ चीज़ें खराब है। इस सब का क्या मतलब है? जूफिक्स कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मिंग कहता है तो थोड़ा छोटा करके बताओ। जूफिक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया मेरे पास में हीरोइक स्पिरिट है और साथ ही में मैं हीरोइक स्पिरिट डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन भी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे पास में कुछ खास स्किल्स भी नहीं है। हीरोइक स्पिरिट के अंदर जो बाकी के लोग हैं वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मेरी पावर उनकी कंपेरिजन में कम है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बाकी के जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनसे कंपेरिजन में मेरी पावर ज़्यादा है। लेकिन हमारी एक स्क्वाड लीडर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनकी वजह से मुझे कई बार खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कई बार बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही टाइम में उस स्क्वाड लीडर के लिए भी कोई ना कोई इलाज निकाल लूंगा। उसके बाद में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए जूफिक्स हंसने लगता है। तो ये मिंग जूफिक्स से कहता है तुम अभी अपने स्क्वाड लीडर से बात कर रहे थे, मेरे को तुम्हारे पीछे एक लड़की दिखाई दे रही है, क्या यही है तुम्हारी स्क्वाड लीडर? ये सुनकर जूफिक्स थोड़ा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। जूफिक्स जैसे पीछे मुड़ता है, पीछे की साइड से एक चीज सीधा आकर उसके सीने में पड़ती है, जिसके पड़ते ही जूफिक्स टेबलों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। फिर जूफिक्स खड़ा होता है और कहता है मैंने अपने हार मान लिया है। हमारे बीच में एक रेस लगी थी जिसके अंदर मुझे 100 किलोमीटर भागना था और अपने कंधों के ऊपर 300 किलो का वजन उठा के रखना था। मैं ये नहीं कर पाया, तुम जीती। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। स्क्वाड लीडर कहती है नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर तो सजा देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक मिशन जो कि हम दोनों को मिला था, हम दोनों को उसे साथ में ख़त्म करना था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है उस मिशन के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ में लेके नहीं जाऊंगी। उस मिशन को मैं अकेले कंप्लीट करने वाली हूँ, तुम आराम से बैठ सकते हो। जूफिक्स कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मिशन हम दोनों को मिला है तो हम दोनों इसे कंप्लीट करेंगे। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में इस मिशन में चलूंगा। जूफिक्स की बात सुनकर मिंग बहुत खुश हो रहा होता है। मिंग जूफिक्स से कहता है जूफिक्स बहुत अच्छे, तुम बहुत बहादुर हो गए हो। स्क्वाड लीडर कहती है इस मिशन के अंदर हमें एक 3 आई मॉन्स्टर को मारना है, जिसे रात के समय मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगर इस मिशन के अंदर मैं अकेले जाऊंगी तो ये काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं इस मिशन को सही तरह से करूंगी और अकेले करूंगी तो ही ये कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो हम दोनों बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सारा काम मैं करूंगी, रिवॉर्ड बराबर बढ़ जाएगा। तो भी जूफिक्स थोड़ा गुस्सा आता है। जूफिक्स अपना हाथ उस स्क्वाड लीडर के कंधे पर रख देता है और उसे कहता है मेरे हाथ देखो, देखो इनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी लगता है मैं कमज़ोर हूँ? मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। तुम बस थोड़ा टाइम रुको, मेरी हीरोइक स्पिरिट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। वेलकरी, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगी हो। जूफिक्स की बात सुनकर स्क्वाड लीडर
मिंग की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है, तुम जो फिक्स के दोस्त हो ना, तुम इसे समझाओ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, इसको यहीं पे रुकना चाहिए। तभी एकदम से स्क्वाड लीडर मिंग को थोड़ा गौर से देखती है और मिंग को बचाने देती है और कहती है, तुम तो मिंग हो ना, जिसने मार्शल आर्ट कोर्स लिया है और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। मिंग कहता है, हाँ आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ, मेरा नाम ही है मिंग चाओ। ये सुनते ही उस स्क्वाड लीडर का मूड खराब हो जाता है। वो चलते वहां जाने लगती है और सोचती है, मुझे तो लगा था जूफिक्स ही ऐसा है, लेकिन इसके तो सारे दोस्त ही बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसके दोस्त तो इससे भी ज्यादा घटिया हैं। तो मिंग जूफिक्स से पूछता है, जूफिक्स ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे चिढ़ क्यों गई। जूफिक्स कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती हुई आ रही है, तुम्हारी हरकतों के बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मिंग कहता है, हरकतें मतलब क्या। जूफिक्स कहता है, तुम्हारे बारे में अफवाह फैली हुई है कि तुम ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर किसी भी लड़के को जाना अलाउ नहीं होता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण लड़कियां तो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनके बीच में तुम थोड़े से फेमस हो गए हो, वो सब भी ये जानना चाहते हैं तुम ये सब कर कैसे लेते हो। ये सुनकर मिंग बहुत खुश हो जाता है। मिंग कहता है, क्या सच में वो सब जानना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो फिर ठीक है, अब मेरे पास में एक शानदार प्लान है। जो भी उनकी गलतफहमी है इसका मैं फायदा उठाऊंगा और उन्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कि उनके और मेरे दोनों के काम आएगा। इसके बाद में थोड़ी शाम हो जाती है। हम मिंग को देखते हैं। मिंग काफी सारा खाना लेकर अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है। मिंग चलते हुए सोचता है, मैंने इस खाने के लिए बहुत सारे मोस्टर कॉइन्स खर्च किए हैं। ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले। मुझे थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है ताकि उनकी मदद से मैं किसी ऐसे स्किल को सीख सकूं जिसकी मदद से मैं जुफिस की मदद कर सकूं। ये सोचते हुए मिंग अपने टेंट के अंदर पहुंच जाता है, उस खाने को उठाता है और फिर रोते हुए कहता है, जूफिक्स ये सब कुछ मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। इसके बाद मिंग काफी तेजी से उस सारे खाने को खाना शुरू करता है और साथ ही साथ मिंग कुछ नई नई स्किल्स को भी सीखता है, जैसे कि मोस्टर फिस्ट टैग, फिस्ट पंच और इसके अलावा और भी 2-3। कुछ ही देर में मिंग का वो खाना खत्म होता है। इसके बाद मिंग अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में मैं ऐसे ही एक कैंप के अंदर आया था। उस टाइम पर मेरी यूनिफॉर्म काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन उस टाइम पर मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब मैं रेड ड्रैगन आर्मी की असली यूनिफॉर्म देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं पता नहीं उस टाइम पे कहीं चला गया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए मैं काम करता था। मुझे बस इतना याद है वो सामने की तरफ जो आदमी था उसकी बॉडी के ऊपर एक टैटू था, स्कल टैटू। उसी से मुझे पता लगाना है उस टाइम पर मैं कहाँ गया था। वैसे अभी तो मुझे नहीं पता है इस टैटू का मतलब क्या है। मिंगी सोच रहा होता है, तभी उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर अपनी आंखों के सामने एक सूर जैसा कुछ दिखाई देता है। उस सूअर के मुंह को देखकर मिंग एकदम से बहुत डर जाता है। वो पीछे तरफ उछलता है और फिर देखता है वहां पे सूअर नहीं है, केवल एक सूअर का मुंह है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी है और ये वही जंगली लड़की है जिसको मिंग एक बार हरा चुका है। इस लड़की का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये जंगली लड़की मिंग से पूछती है, मिंग तुम क्या कर रहे हो, और ये एक सूअर का मुंह ही तो है, तुम इससे इतना क्यों डर गए। मिंग कहता है, क्या ये असली मुंह है। जंगली लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल असली है, ये तो जंगल का कानून है, हम जितने ताकतवर अपोनेंट को मारेंगे उतने ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस सूअर को भी मैंने मारा है, इसकी पूरी बॉडी तो मैं खा चुकी हूँ, बस इसका ये मुंह ही बचा है। तुमने मुझे एक बार हराया है इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। ये सुनकर मिंग अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है इसका फिर से शुरू हो गया। एपिसोड की में देखते हैं मिंग अपने कैंप के अंदर है। थोड़ी सी शाम होने पर मिंग अपने कैंप से बाहर निकलता है जहाँ पे सामने की तरफ सभी स्टूडेंट्स की एक गैदरिंग रखी गई है। उस जगह पर मिंग के स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के और भी कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं। जैसे मिंग वहाँ पहुँचता है, एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ ये मिंग के पास में आके कहता है, यहाँ पर कुछ भी पंगा मत करना, ये मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत खतरनाक है, ये थोड़े से गुंडे टाइप के हैं। मिंग कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए मिंग उस हॉल के बीच में आता है और फिर उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, मेरा नाम मिंग चाओ है, मुझे एक नई फाइटिंग टेक्निक आती है जो कि मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। अगर कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड है और सीखना चाहता है तो प्लीज यहाँ आ जाए। मिंग की इस बात को सुनकर मिलिट्री स्कूल का एक स्टूडेंट मिंग से कहने लगता है, तुमसे हमें कोई भी टेक्निक नहीं सीखनी, तुम बस हमें एक चीज सिखाओ कि किस तरह से लड़कियों के हॉस्टल के अंदर घुसा जाता है। तुम अपनी टेक्निक के लिए नहीं, लड़कियों के हॉस्टल में घुसने के लिए फेमस हो। तुमने जो वो हरकत की थी उसके बारे में सबको पता चल चुका है। ये सुनकर मिंग थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और फिर उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम सभी के पास में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं किसी के सामने कुछ भी जस्टिफाई करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। मेरे पास में एक शानदार फाइटिंग स्किल है जो मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। इससे सीखने से तुम सभी को फायदा होगा और तुम सभी से पूरे वर्ल्ड को, अगर कोई भी सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो आगे आ जाए। ये सुनकर मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट बोलता है, तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी है तो मेरे सामने प्रूफ करो।
तुमने कह तो दिया तुम्हारी स्किल अच्छी है, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। मुझसे फाइट करो और फिर मुझे बताओ तुम कितने ताकतवर हो। ये सुनते ही मिंग इसके लिए मान जाता है। मिंग अपने कपड़े उतारने लगता है। वो स्टूडेंट बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे इस तरह कोई भी स्किल नहीं सीखनी है, तुम तो बहुत ही घटिया हो। मिंग कहता है, हर जगह गंदी सोच मत घुसेड़ो, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। हम दोनों फाइट करते हैं, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा मेरी स्किल कितनी शानदार है। ये सुनकर मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट मान जाता है। वो भी अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद में मिंग और उस स्टूडेंट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मिंग फाइटिंग की पोज में होता है, जो कि एक मिलिट्री पंचिंग फोर्स है, जिसे आसपास खड़े हुए स्टूडेंट पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं, इस लड़के को इस पोजीशन के बारे में कैसे पता है? मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट बोलता है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इस पोजीशन के बारे में पता है। फर्क इससे पड़ता है तुम कितने ताकतवर हो। मेरी पावर को सहन करो और कोशिश करो मेरे इस एक अटैक को तुम सर्वाइव कर पाओ। यही कहते हुए वो स्टूडेंट आगे बढ़कर मिंग के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। मिंग बिल्कुल भी इस अटैक से घबराता नहीं है। मिंग खड़े खड़े ही अपने एक हाथ का यूज करके उस अटैक को रोक देता है, और जिस हाथ से उस स्टूडेंट ने मिंग के ऊपर अटैक किया होता है, उसी हाथ के ऊपर अपने दूसरे हाथ से एक जोर से मुक्का मार देता है। इससे भी वो स्टूडेंट रुकता नहीं है। वो स्टूडेंट अपने घुटने से मिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मिंग इस वाले अटैक को भी बड़ी सेंस से रोक देता है। केवल एक के हाथ से उस पाँव को पकड़ लेता है और फिर दूसरे हाथ से उस स्टूडेंट के पेट के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है, और इसी मुक्के के साथ में ये फाइट खत्म हो जाती है। मिंग इस फाइट में जीत जाता है। जैसे ये वाला स्टूडेंट हटता है, मिलिट्री स्कूल का एक दूसरा स्टूडेंट चिल्ला के मिंग से कहता है, अब मैं तुमसे फाइट करता हूँ। ये कहते हुए वो आगे आ जाता है और मिंग के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। मिंग इस अटैक को भी बड़ी तरह से ब्लॉक करता है। वो स्टूडेंट अभी भी नहीं रुकता। वो लगातार मिंग के ऊपर 3-4 अटैक और करता है। मिंग बड़ी आसानी से इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर उस स्टूडेंट के पेट के ऊपर केवल एक ही मुक्का मारता है, और उस एक ही मुक्के में इस फाइट को भी खत्म कर देता है। इस तरह से दोनों स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। आसपास में जो बाकी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं। वो सब मिंग से कहने लगते हैं, तुम्हारी स्किल्स काफी ज़्यादा शानदार है। मिंग कहता है, इसका नाम है एक्सट्रीम फ्लो, मैं तुम सभी को ये सिखा सकता हूँ। अगर अभी भी इस स्किल को देखने के बाद में कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे आ सकता है, मुझसे फाइट कर सकता है। ये चैलेंज सभी के लिए है, मिलिट्री हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर किसी को फाइट करनी है तो वो आगे आ जाए। मिंग की इस बात को सुनकर मिंग का दोस्त जूफिक्स आगे बढ़ता है और फिर मिंग से कहने लगता है, तुमने मिलिट्री हाई स्कूल को चैलेंज किया है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मिंग कहता है, जूफिक्स तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ये स्किल कितनी अच्छी है, हम दोनों आपस में फाइट क्यों करेंगे? जूफिक्स कहता है, तुमने मिलिट्री हाई स्कूल को चैलेंज किया है, अब तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही होगी। अब तुम कुछ भी मत सोचो, तुमने चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब फाइट करते हैं। ये सुनकर मिंग कहता है, ठीक है तुम इतना ही कह रहे हो तो फाइट शुरू करते हैं। मिंग अपनी सारी वेसल्स को एक्टिवेट करता है। मिंग की बॉडी चमकने लगती है। वहीं जूफिक्स भी अपनी स्किल को यूज करता है, जिससे उसे के पीछे की साइड में एक ओरा दिखाई देता है। इसके बाद में जूफिक्स मिंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है, जिसे मिंग बड़ी आसानी से केवल एक हाथ से ब्लॉक कर देता है, और फिर दूसरे हाथ से जूफिक्स के ऊपर मुक्का मारता है। जूफिक्स के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। जूफिक्स बड़ी आसानी से दूसरे हाथ से मिंग के उस हाथ को पकड़ लेता है और फिर जोर जोर से उसे घुमाने लगता है, और फिर अच्छी खासी स्पीड में पहुंचने के बाद में मिंग को छोड़ देता है, जिससे मिंग जमीन पर गिरने लगता है। जूफिक्स यहाँ पे भी नहीं रुकता। जूफिक्स गिरते हुए मिंग के ऊपर ही एक लात मारने लगता है। इसी टाइम पर मिंग खुद को संभालता है और अपने पाँव को यूज करके उस ट्रक को भी रोकता है, और वैसे ही तेज रफ्तार में घूमते हुए जूफिक्स के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। जूफिक्स भी सेम ऐसा ही करता है। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा देते हैं। मिंग और जूफिक्स दोनों के अटैक की पावर बिल्कुल बराबर होती है। दोनों एक दूसरे दूर कूद जाते हैं और वापस से एक दूसरे को मुक्का मारना और एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। मिंग जूफिक्स से कहता है, जूफिक्स ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितनी अच्छी स्किल तुम सभी को सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए। जूफिक्स कहता है, मैं तुम्हें सपोर्ट ही कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे जब तक तुम उन्हें दिखाओगे नहीं। इसका एक ही तरीका है, तुम मुझसे फाइट करो और इन सभी के सामने प्रूव कर दो तुम्हारी स्किल शानदार है, इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मिंग कहता है, तुम इसे इस तरह से करना चाहते हो, ठीक है फिर इसे ऐसे ही करते हैं। ये कहने का मिंग जोर से घूमकर जूफिक्स के पीछे की साइड में होता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है, और फिर उसे गर्दन को दबाते हुए उसे कहने लगता है, हार मान लो, मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। जूफिक्स कहता है, तो फिर तुम खुद ही हार मान लो, फाइट रुक जाएगी। ये कहते हुए जूफिक्स भी अपनी गर्दन को छुड़ाता है, जोर से घूमता है, मिंग के बीच आकर एक जोर से मुक्का मार देता है। मिंग जूफिक्स के इस अटैक को बड़ी सेंस देख लेता है और उछल के जूफिक्स के इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जूफिक्स के पास में एक प्लस पॉइंट होता है, जूफिक्स ने मिंग के हाथों पकड़ रखा होता है, जिस वजह से मिंग जूफिक्स से दूर नहीं आ पाता। मिंग घूम के जूफिक्स के पीछे की साइड आ जाता है और जूफिक्स कहने लगता है, तुम काफी फास्ट हो गए हो। जूफिक्स कहता है, मैंने काफी ट्रेनिंग की है, उसी ट्रेनिंग का ये असर है, मुझे मेरी हीरोइक स्पिरिट के कारण काफी ज्यादा पावर मिलती है। मिंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तुम्हारी हीरोइक स्पिरिट के कारण पावर नहीं मिलती। हीरोइक स्पिरिट केवल एक सब्सटेंस की तरह है जिसे तुम अपनी बॉडी से यूज करते हो।
तुम्हें इसे समझना होगा, मिलिट्री केवल इसे यूज कर रही है। तभी जूफिक्स मिंग को चुकरा देता है और उसे कहता है मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहते हुए जूफिक्स मिंग को पकड़कर जोर से उछाल देता है और जमीन पर गिराने लगता है। मिंग बिल्कुल एंड टाइम पर खुद को संभालता है और बिल्कुल सही तरह से पैरों के ऊपर लैंड होता है और फिर जल्दी से जूफिक्स से कहता है इस फाइट को रोक दो, मुझे आगे तुमसे फाइट नहीं करनी है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी से फाइट करने के लिए नहीं आया था। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ जो कि मैं लड़के नहीं सिखा सकता। अब मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे अच्छी तरह सुनना। जी कहने का मिंग एक प्रोजेक्टर ऑन करता है जिसमें एक मॉन्स्टर की फोटो दिखाई देती है। मिंग कहता है ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे। ये फॉग के अंदर होता है। कई बार हीरोज को सामना इस मॉन्स्टर में हुआ है। ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने में हमेशा केवल एक ही दिक्कत आती है, हमारे जो हीरोज है वो अपने फुल स्ट्रेंथ को एक ही बार में यूज कर देते हैं। वो बड़े बड़े अटैक्स को फाइट में यूज करते हैं जो कि कुछ जगहों पे सही रहता है। मॉन्स्टर्स के ऊपर एक खतरनाक अटैक करो और वो मॉन्स्टर मर जाएगा, लेकिन इस मॉन्स्टर के केस में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये मॉन्स्टर उस अटैक को सर्वाइव कर जाए और उसके बाद में दोबारा से घूमकर हंटर्स के ऊपर अटैक कर दे। अब जो कि हंटर्स ने अपने फुल फोर्स को यूज कर दिया होता है, इसलिए कुछ मिनट तक वो अपनी बॉडी को कूल डाउन करने में लगा देते हैं। उस टाइम पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। यही कारण होता है कि ये मॉन्स्टर बड़ी संख्या से हंटर्स का शिकार कर जाते हैं। अब तुम सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलिट्री स्टूडेंट्स बोलते हैं यह हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है हमें 2-3 लोगों को एक साथ भेजना चाहिए ताकि अगर एक कूल डाउन लगने लगे तो उसी टाइम पर दूसरा अटैक कर दे, और जब दूसरा कूल डाउन हो तब तीसरा। जब तक तीसरा कूल डाउन खत्म होगा तब तक पहला भी शुरू हो चुका होगा। इस तरह से एक डिफेंसिव बिल्ड रहेगा। मिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये करना बिल्कुल गलत तरीका है। जब बड़ी फाइट होती है तब इस तरह की स्ट्रेटेजीज बिल्कुल भी काम नहीं करती। अधिकतर टाइम ऐसा ही होता है जब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो उस टाइम पर हम अकेले ही होते हैं और जो करना है वो अकेले ही करना होता है। इसलिए सबसे जरूरी है हर समय आपका अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे। इसी कूलडाउन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया तरीका खोजा है जो कि है एक्सट्रीम फ्लो। इसके अंदर हम फुल फोर्स को एक बार में यूज नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। कई सारे अटैक करते हैं। इन कई सारे अटैक्स की पावर एक बार में किए गए अटैक से बहुत ज़्यादा होती है और इसके बावजूद भी हंटर के पास में इतनी पावर बची होती है कि वो मूव कर सकता है। उसे अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ता। इस टेक्निक को हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जियान बू ने खोजा है। ये टेक्निक ही हमारे वर्ल्ड का आगे का फ्यूचर है। इसके बेस पर ही हम मोस्ट के अंदर फाइट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इस स्किल के बारे में पता चले जिससे हमारा डिफेंस ज़्यादा से मजबूत हो सके। मुझे पता है अभी भी आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको इस टेक्निक के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उन्हें मैं प्रूफ करने के लिए 3 दिन के बाद में जो साइट मिशन शुरू होने वाला है वहाँ पर अपनी पावर को यूज़ करके प्रूफ करूँगा। मुझे यकीन है उसे देखने के बाद में सभी को विश्वास हो जाएगा। एक्सट्रीम नाउ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, इस सीरीज के अब जितने भी एपिसोड थे वो सारे के सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जितने भी एपिसोड अब आगे आए हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मेन चैनल की ओर मिलेगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां जाकर इस सीरीज से आगे के एपिसोड को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी चैनल पर आपको इस सीरीज के आगे के एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज बहुत शानदार है, इसलिए जरूर से एक बार ट्राई करना। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है।